भारत वो देश है जहां लोकतंत्र की जड़ें बहुत गहरी हैं। ये सबसे बड़ा लोकतंत्र तो है ही, साथ ही सबसे पुराना लोकतंत्र भी है, क्योंकि प्राचीन काल से ही भारत में जो लोकतांत्रिक ताना बाना है वो मजबूत ही रहा है। और इतने लंबे कालखंड में जब हम लोकतंत्र की बात करते हैं, उसके भावना की बात करते हैं, तो वो इसीलिए कायम रह पाया क्योंकि इसके पीछे जो सबसे बड़ी भावना जो काम करती रही है वो है रीति, नीति, नियम, मर्यादाओं के प्रति हमारे समर्पण की, हमारे आदर की। संसदीय गरिमा और मर्यादा नियमों, कायदों, प्रक्रियाओं, परिपाटियों और शिष्टाचार के तहत और फले फूले और मजबूत हो, इस ओरिएंटेशन प्रोग्राम का यही मकसद है। और कल हमने देखा था कि माननीय लोकसभा अध्यक्ष जी ने पहली बार लोकसभा के लिए चुनकर आए संसद सदस्यों यानी आप लोगों का मार्गदर्शन किया था, और आप लोगों की तरफ से कल बहुत सारे सुझाव भी आए थे जिन पर माननीय लोकसभा अध्यक्ष ने विचार करने का आश्वासन भी दिया था। उसके बाद माननीय लोकसभा सदस्य एन के प्रेमचंद्रन जी ने सत्र पर चर्चा की शुरुआत की थी और हमने लेजिस्लेटिव एंड बजटरी प्रोसेस पर सेशन में नियमों और प्रक्रियाओं के बारे में बहुत सारी बातें समझी थी। उन्होंने बहुत सारी जानकारी साझा की थी। आज हम बता दें ओरिएंटेशन प्रोग्राम का दूसरा दिन है जो कि काफ़ी अहम है, क्योंकि करीब करीब 9 ऐसे सेशंस हैं जिन पर आज बातचीत होगी। आप लोगों के जो सुझाव होंगे, जो प्रश्न होंगे वो भी लिए जाएंगे। और आज हम पार्लियामेंट्री क्वेश्चंस एंड प्रोसीजरल डिवाइसेस टू रेज मैटर्स इन द हाउस, साथ ही एक और सेशन है हाउ टू बी एन इफेक्टिव पार्लियामेंटेरियन। इन 2 सेशंस पर हम चर्चा की शुरुआत कर रहे हैं आज सबसे पहले, और ये दोनों ही विषय अपने आप में काफ़ी अहम हैं। हमारे साथ मंच पर ख़ास मेहमान मौजूद हैं। हमारे साथ श्री PC त्रिपाठी जी हैं जो कि एडिशनल सेक्रेटरी हैं लोकसभा। इसके अलावा जादूमणि बैसाख जी हैं जॉइंट सेक्रेटरी लोकसभा सेक्रेटेरिएट। साथ ही डायरेक्टर पार्था गोस्वामी और सुमन गांगुली भी हमारे साथ मंच पर मौजूद हैं। इसके अलावा हमारे साथ हैं माननीय लोकसभा सदस्य निशिकांत दुबे जी, जिनका लंबा संसदीय अनुभव रहा है और वो 18वीं लोकसभा में लगातार चौथी बार चुनकर आए हैं। गोड्डा झारखंड का नेतृत्व करते हैं, प्रतिनिधित्व करते हैं। और निशिकांत दुबे जी, जिनका संसदीय समितियों के साथ भी काफ़ी लंबा अनुभव अब रहा है, वो इनके कामकाज को काफ़ी बारीकी से जानते समझते हैं। पार्लियामेंट्री कमिटीज़ जिनसे आप जुड़े रहे हैं उनके बारे में मैं थोड़ा सा बता दूं। कमिटी ऑन फाइनेंस, कम्युनिकेशंस एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, पब्लिक अकाउंट्स कमेटी, होम अफेयर्स एंड बिजनेस एडवाइजरी कमेटी, यानी उनका जो अनुभव है उसका लाभ हम सभी को मिल सकता है और मिलेगा भी। अब चर्चा की शुरुआत करते हैं और श्री निशिकांत दुबे जी, PC त्रिपाठी जी, जादूमणि जी और साथ ही हमारे साथ डायरेक्टर सर भी बैठे हुए हैं दोनों। हम उनसे गुजारिश करेंगे कि चर्चा की शुरुआत करें सत्र पर। There are many devices through which members can raise matters of public importance. Zero hour is one of them, perhaps the most important such matter. जीरो आवर का नोटिस आप कब देंगे? सबसे पहले तो बिगनिंग ऑफ द सेशन के लिए हम मंडे से अगर हाउस चालू होता है तो शुक्रवार को 10 बजे हम पोर्टल खोल देते हैं। अगर मंगलवार को होता है तो सोमवार को 10 बजे पोर्टल खोल देते हैं। तो आप सुबह 10 बजे से लेके जिस दिन आप मैटर रेज करते हैं उस दिन 9 बजे तक आपके पास टाइम होता है। पूरे 23 घंटे होते हैं। 9 से 10 सुबह पोर्टल बंद रहता है। उस दौरान आप मैटर दे दीजिए। आपके पास 2 ऑप्शन है, या तो आप फिजिकली दे दीजिए या आप ऑनलाइन पोर्टल के थ्रू दे दीजिए। पर हम चाहेंगे कि आप ज़्यादा से ज़्यादा ऑनलाइन पोर्टल के थ्रू ही दें। अगर फिजिकली देते हैं तो उसमें भी 3 ऑप्शन है आपके पास। आप या तो पार्लियामेंट्री नोटिस ऑफिस जो मकरद्वार के साथ है वहाँ दे सकते हैं, या मकरद्वार के ठीक बाहर एंट्री के पास एक बक्सा रखा हुआ है वहाँ दे सकते हैं, या फिर रिसेप्शन ऑफिस जो है नॉर्थ यूटिलिटी में वहाँ भी एक बॉक्स हमने रखा है। टाइमिंग याद रहे 10 बजे से लेके प्रीवियस डे
अगले दिन 9 बजे, जिस दिन हाउस में मैटर रेज होना है उस दिन 9 बजे तक दे दीजिए। कई सारे मेंबर कहते हैं मेरा बैलेट में नहीं आया, एक जेन्युइन कंसर्न है आप लोगों का, पर उसमें मैं देखा जितने लोग कह रहे हैं उसमें से रेगुलरली वो लोग नोटिस नहीं देते हैं। अगर मान लीजिए हफ्ते में 2 बार नोटिस देंगे, जो आदमी हफ्ते में 5 दिन दे रहा है उसके चांसेस बेहतर रहते हैं। तो ऐसे ही मैंने देखा है 2 से ज़्यादा एक हफ्ते में किसी का नहीं आता है, आमतौर पर ज़्यादातर एक आधा आ ही जाता है और किसी किसी का 2 आ जाता है। तो इसीलिए आप बराबर नोटिस देते रहिए, तो योर चांसेस विल बी बेटर। इसके बाद आप कुछ कह रहे हैं? Zero hour name. Why the name 0 hour? Why is that अच्छा, name why is it zero? called 0 hour? It is a very important hour. What the name signifies, it is just the opposite. It is actually not 0. It is not in the rules as of now. Maybe sometime in future it could be part of rules. सर एक तो थोड़ा सुनाई नहीं देता है, आप माइक से नज़दीक दिए थोड़ा। अच्छा, और दूसरी बात के जो भी क्वेश्चन से आते हैं ना, वो लास्ट आपके लेक्चर के बाद क्वेश्चन रखे ताकि आपके लेक्चर में ठीक। इंटरप्शन नहीं हो। ठीक है। और जीरो का मतलब ये है कि जीरो कोई एक शब्द ही नहीं है, मतलब उसका कोई, आप वास्ट है, आप किसी भी सूझ को कहीं भी, ये बंधा हुआ चीज़ नहीं है। दूसरा, ये रूल बुक में नहीं है, तो रूल बुक में नहीं है तो इसमें पॉइंट ऑफ ऑर्डर नहीं है। नहीं तो आप किसी भी चीज़ पे भाषण करते हुए रूल बुक के आधार पर पॉइंट ऑफ ऑर्डर रेज हो जाता है कि आप ये नहीं बोल सकते हो, आप ये नहीं बोल सकते हो। लेकिन यदि स्पीकर ने आपको इजाज़त दे दी तो आप बोल सकते हो। उसमें प्रयास करना है वो बाद में मैं बताऊंगा, लेकिन 0 आवर कहने का मतलब केवल यही है कि इसकी कोई सीमा नहीं है। आप किसी भी सीमा से उठकर पाकिस्तान की भी बात उठा सकते हो और आप अपने क्षेत्र की भी बात उठा सकते हो। ये इसके पीछे रीज़न है 0 आवर इसका नामकरण करने के पीछे। अनंत। तो एक चीज़ और बताना चाहूँगा, आप लोग 0 आवर जो उठाते हैं मैटर, पहले बहुत ज़्यादा भूमिका बांधते हैं, जिससे क्या होता है आपका जो क्रॉक्स जो है वो नहीं आ पाता है, डाइल्यूट हो जाता है मैटर। तो आप बिल्कुल टू दी पॉइंट और शार्प अपना जो बात, आप जो डिमांड आप रखना चाहते हैं उसको रख दीजिएगा। कई बार 1-1 मिनट मिलता है बिकॉज ऑफ लैक ऑफ टाइम, तो एक इस चीज़ का आप ध्यान रखिए। और अगर आप कन्फर्म्ड है तो पर्टिकुलर मिनिस्टर का ही ध्यान आकर्षण कर दीजिए। उस समय आपका जो भी मैटर है जिस मिनिस्ट्री से जुड़ा है, आप कहिए फला फला मंत्री इस पर एक्शन लेने का निर्देश जारी करें। दैट विल बी ऑल्सो हेल्पफुल। अब 0 आवर का बैलेट 9 बजे के बाद होता है, फिर हम लिस्ट, नेम, पार्टी एफिलिएशन एंड सब्जेक्ट वो हम सर्कुलेट भी कर देते हैं, नोटिस बोर्ड पे भी लगा देते हैं। और चैम्बर के अंदर जो MMD लगा है, मल्टीमीडिया डिवाइस, जो आप लोगों के सामने जो मशीन लगी है उसमें भी रखते हैं। इसके अतिरिक्त 20 के अतिरिक्त कई बार स्पीकर साहब दे देते हैं एक्स्ट्रा, उसमें आपको थोड़ा या तो टेबल का या मरसल को अप्रोच कर लीजिए चीट दे के, तो नंबर अगर टाइम अगर अलाउ करेगा तो उसमें भी नंबर आ जाएगा आप लोगों का। मेंबर लोगों को क्या करना चाहिए, इन जनरल मैं कह रहा हूँ। जैसे ये बजटरी प्रोसेस अभी गया, उसमें 6-7 अपॉर्चुनिटीज होते हैं आपको डिबेट में पार्टिसिपेट करने के लिए। सबसे पहले जनरल डिस्कशन ऑन बजट, उसमें भी आप हिस्सा ले सकते, पार्टी को अप्रोच कर दीजिएगा, पार्टी फिर आपका नाम नॉमिनेट कर देगा आपको। दूसरा आएगा 4-5 जो मिनिस्ट्री सिलेक्ट होते हैं जिनके डिमांड्स कंसिडरेशन में होता है, डिस्कशन में आता है जिसके डिमांड्स, उस पर भी आप चाहे तो पार्टिसिपेट कर सकते हैं सेकंड स्टेज में। थर्ड स्टेज में आपके पास है फाइनेंस बिल, उस पे आप अमेंडमेंट्स के लिए दे सकते हैं, उस पे डिबेट में ही पार्टिसिपेट कर सकते हैं। इसके अतिरिक्त बजट प्रोसेस में होता है, बिल पर नहीं होता है, बजटरी प्रोसेस में चाहे DFG हो चाहे आपका जनरल डिस्कशन हो, उस पर स्पीच ले करने का एक
अवसर मिलता है। वो आप तभी दीजिएगा जब चेयर अनाउंस करते हैं। चेयर अनाउंस करते हैं कि बहुत सारे मेंबर की रिक्वेस्ट हमारे पास आई हुई है, सबको अकोमोडेट करना, बुलवाना सबको संभव नहीं है, तो जो सदस्य चाहे वो अपना स्पीच को ले कर सकते हैं। जैसे ये अनाउंसमेंट हुआ उसके बाद आप मंत्री के जवाब से पहले लेट स्पीच दे दीजिए टेबल पे, वो भी पार्ट ऑफ प्रोसीडिंग्स हो जाएगा, डिबेट में आ जाएगा। बाकी आप कट मोशन भी दे सकते हैं। कट मोशन में क्या है, ये रूलिंग पार्टी के एमपी नहीं देते हैं, अपोजिशन के देते हैं। कट मोशन में जो मैंने देखा है बहुत सारे लोगों ने दिया है। दिक्कत कहाँ आ रही है, आपने दे दिया, आपने सर्कुलेट भी हो गया, आप लोग सोचते हैं कि मेरा काम हो गया। एक्चुअली ऐसा नहीं है। जब डिमांड्स फॉर ग्रांट्स टेकअप होता है हाउस में, उसी समय स्पीकर अनाउंस करते हैं कि जिन मेंबर के कट मोशन सर्कुलेट हुए हैं वो 15 मिनट के अंदर हाउस में उसको मूव कर दीजिएगा। आपको 15 मिनट के अंदर टेबल पे आके बताना पड़ेगा मेरा ये कट मोशन मैं मूव कर रहा हूँ। उसी 15 मिनट में जितनों ने दिया है केवल उन्हीं लोगों का मूव हुआ माना जाता है। तो इसका ध्यान रखिएगा। इस बार तो हो गया, अगली बार जब कट मोशन होगा उसमें 15 मिनट के अंदर आपको मूव करना पड़ेगा टेबल में आके। सेम चीज़ अप्लाइज फॉर मोशन ऑफ थैंक्स। आर्टिकल 87 के तहत 87(1) के तहत कॉन्स्टिट्यूशन में प्रावधान है जिसमें प्रेसिडेंट एड्रेस करते हैं at the commencement of first session of every year and at the commencement of first session after the general election. Session President addresses both houses assembled together. प्रेसिडेंट का एड्रेस जब ख़त्म होता है आधे घंटे बाद उसके हाउस बैठता है। फिर प्रेसिडेंट का जो स्पीच है, एड्रेस जो है, दैट इज़ लेड बाय सेक्रेटरी जनरल इन लोकसभा। उसी समय से लेके, जैसे ही ले हो गया उसी समय से लेके आप अपना अमेंडमेंट दे सकते हैं टू द मोशन ऑफ थैंक्स। फिर अगले दिन जब मोशन ऑफ थैंक्स टेकअप होता है, एक मूवर होता है, एक सेकेंडर होता है, दोनों के स्पीच के बाद स्पीकर साहब अनाउंस करते हैं मोशन ऑफ थैंक्स के लिए जो अमेंडमेंट्स है उसको मूव कर दीजिए। उसको भी आपको उसी समय टेबल पे जाके 15 मिनट के अंदर मूव करना पड़ता है। ये चीज़ थोड़ा सा ध्यान में रहे तो आपका आ जाएगा, लास्ट में आपका नंबर आएगा उसमें अल्टीमेटली जब टेकअप होगा हमें। अब ये कट मोशन आप कब दे सकते हैं, फाइनेंस बिल पे अमेंडमेंट कब दे सकते हैं, कब से कब तक दे सकते हैं, या कोई भी बिल पे कब दे सकते हैं। जैसे ही कोई बिल इंट्रोड्यूस हो गया या राज्यसभा में पास होकर यहाँ पे ले हो गया, उसी समय से आप ऑथराइज्ड है अमेंडमेंट्स देने के लिए। डोंट वेट टिल द लास्ट टाइम, लास्ट मिनट। और जिस दिन मैटर हाउस में आएगा उससे एक दिन पहले 3:15 बजे तक आप दे दीजिएगा। दैट इज़ द अपर लिमिट फॉर यू। एक चीज़ का ध्यान रहे, 0 आवर में या इवन अदर मैटर्स में कई बार स्टेट सब्जेक्ट का आप जिक्र करते हैं, कई बार आप बहुत एलिगेशंस लगाते हैं, और सबसे जो इम्पोर्टेंट चीज़ है कई बार आप मैटर उठाने की कोशिश करते हैं जो मैटर स्पीकर के जुरिस्डिक्शन में होता है। लोकसभा सेक्रेटरीट से जुड़ा है, लोकसभा कमेटी से जुड़ा है, कोई स्टैच्यू इंस्टॉल करना है, इस टाइप की चीज़ें जो मैटर स्पीकर के अधीन है वो मत डालिएगा। एक आध बार हो भी गया है। आपका जो 0 आवर का जो मैटर्स होते हैं पहले हाउस में रेज होता था, कभी कभी मंत्री रिस्पॉन्ड कर देते थे उसी समय, कई बार नहीं करते थे। पिछले लोकसभा 17 लोकसभा से
स्पीकर साहब के इनिशिएटिव से आपके मैटर जो है कंसर्न मिनिस्ट्री को हम भेजते हैं, जिसका जवाब आप लोगों के पास आता है। इस बार भी हम कर रहे हैं। तो 17 लोकसभा से ये जारी हो गया प्रोग्राम। उससे क्या होता है, वो लोग थोड़ा एक्शन मोड पे आ जाते हैं, उससे आपको फ़ायदा होता है। आपके पास जो रिप्लाई आता है उसका अतिरिक्त अगर आप कुछ चाहते हैं, आपको लगता है कि रिप्लाई पर्याप्त नहीं है या कुछ और चाहिए आपको, आप डायरेक्टली मिनिस्टर के साथ टेकअप कर सकते हैं। 377 में भी वही चीज़ है। अब मैं 377 पे आता हूँ। 377 में क्या है, हफ्ते में आप एक बार ही आपको मौका मिलेगा। कब दे सकते हैं नोटिस आप? जैसे सेशन शुरू होता है, आमतौर पर मंडे से होता है, तो जौन से बार से भी हो 3 वर्किंग डेज बिफोर जो है फर्स्ट वीक के लिए, सेशन का जो फर्स्ट वीक है, मान लीजिए 5 से 12 हो रहा है फर्स्ट वीक, तो उसमें 3 वर्किंग डे पहले हम एक डेट जो बुलेटिन में छापते हैं। एक चीज़ आप ध्यान रखिएगा, बुलेटिन पार्ट 1 पर्टिकुलर बुलेटिन पार्ट 2, इन दोनों को आप देखिएगा जरूर, और लिस्ट ऑफ बिजनेस। इसको देखने से आपको बहुत फेयर आइडिया हो जाएगा क्या चीज़ है हमारे लायक इम्पोर्टेंट चीज़ है। तो बुलेटिन पार्ट 2 में हम पहले से उसका एक पारा जारी करते हैं, जिसमें यूजुअली इट कम्स टू वेडनेसडे। अगर वेडनेसडे छुट्टी हो तो एक दिन आगे पीछे करते हैं, तो उसी दिन से आप उसी दिन 10 से 10:30 के बीच में आप देंगे। 377 की बात है, सबके लिए अलग अलग हिसाब है। 0 आवर का तो मैंने बताया 10 बजे से लेकर अगले दिन 9 बजे तक। 377 में सेशन का जब पहला वीक है, बुधवार को 10 से 10:30 के बीच में दीजिए, उस दिन बैलेट हो जाएगा फॉर द फर्स्ट वीक। उसके बाद एवरी फ्राइडे को 10 से 10:30 के बीच में जो नोटिसेस आएंगे उसका हम बैलेट करेंगे, जो कि नेक्स्ट वीक के लिए एप्लीकेबल होगा। बाकी 377 आमतौर पे ले होता है बिकॉज ऑफ पाउसिटी ऑफ टाइम, समय की कमी रहती है। कभी कभी रेज भी होता है। रेज होने से क्या है, आप लोगों से बुलवाया जाता है। आपको बस इतना ध्यान रखना है, जो चीज़ आपने दिया है नोटिस में एग्जैक्टली वही चीज़ आपको पढ़ना है। तो प्राइवेट मेंबर बताओ। सर 377 का बैलेट यहाँ 377 का बैलेट पार्टी वाइज है ना, वो बता देना। वेल देखिए कि वो पार्टी वाइज आ रहा है, देखिए। कोटा है क्या कोई उसको? कोटा है। बैलेट में तो मान लो 200 नोटिसेस आए हैं, उसका तो सीरियलाइज कर देगा कंप्यूटर। किसी का 1 आएगा, किसी का 5 आएगा, ऐसा करके सीरियलाइज कर देगा। फिर उसमें हम पार्टी का कोटा है आपका सीट के हिसाब से, जैसे बीजेपी 67 बैठ रहा है, इस टाइप का जो है उतना ही आपका उसी दिन में जाएगा। अगर आपका पार्टी का मेंबर का नहीं है, वो खाली रहेगा। तो अदर्स का क्या होता है वो भी बताएं। अदर्स का भी हम देखें 30 में रोज 13 या 13 बीजेपी के आते ही हैं, 6 कांग्रेस के आते ही हैं, तो वो कोटा वाइज निकलते हैं ना। कोटा वाइज है। तो मान अदर लीजिए पार्टीज का कैसे निकलता है? 6 करके मान लीजिए 30 तक कांग्रेस वालों ने नहीं दिया है, तो वो वाला खाली रहेगा, किसी का नहीं जाएगा उसमें। तो अच्छा, 377 में जो जवाब आता है वो कितने समय में आना चाहिए? 377 में 1 महीने के अंदर आपको जवाब आना चाहिए। अगर नहीं आया तो क्या कर सकते नहीं हैं? आया तो आप मिनिस्ट्री को लिख सकते हैं, हमको लिख सकते हैं, हम उसको फॉरवर्ड करेंगे मिनिस्ट्री में, फिर वो एक्शन मोड पे आ जाएंगे। कई बार नहीं होता है, खासकर बड़ी बड़ी मिनिस्ट्री जैसे रोड ट्रांसपोर्ट हो गया, रेलवेज हो गया, उनका थोड़ा सा डिले होता है। तो 1 महीने के बाद हम आपको लिखें तो आप उनसे फॉलो अप करेंगे? बिल्कुल बिल्कुल, हमको भी दे सकते हैं, आप चाहे डायरेक्ट मंत्री जी को भी दे सकते हैं, वो भी ऑप्शन है आपके पास। सीनियर एमपी साहब, कॉलिंग अटेंशन पे एक बहुत बड़ा भरम है कि जो लोग मेंबर्स को साइन करने को कहते हैं, उनमें एक भय रहता है कि भाई मैं इस पे साइन करूं ना करूं। तो ये भय नहीं निकलेगा तो फिर हम जैसे लोगों को तो कॉलिंग अटेंशन का वो नहीं मिलेगा अवसर। उस पे 2 मेंबर के साइन चाहिए ना प्रपोजल में। नहीं कॉलिंग अटेंशन में नहीं चाहिए, 193 में चाहिए। अच्छा 193, हाँ 193 में, 193 यस। कॉलिंग अटेंशन कई एक आधार पर कॉलिंग अटेंशन हो सकते हैं। जैसे मंत्री ने किसी प्रश्न का उत्तर दिया ठीक है, और लगता है कि ये देश के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट सब्जेक्ट है जिसके ऊपर की चर्चा होनी चाहिए,
तो आप स्पीकर को लिख के दे सकते हैं कि इस पर जो है हाफ एन आवर का डिस्कशन करा दीजिए। मंत्री ने गलत जवाब दिया, आपको ये लगता है आपके क्वेश्चन के आधार पर, उसका भी कॉलिंग अटेंशन हो सकता है। और पिछले 1-2 लोकसभा से कॉलिंग अटेंशन पर कम ध्यान हुआ है, लेकिन पहले जब हम शुरू में आए थे तो कॉलिंग अटेंशन वीक में एक बार लिया ही जाता था, किसी न किसी विषय पर कॉलिंग अटेंशन होता था। और क्या है कि ये बड़ा क्रिस्प डिस्कशन है कि 10-15 मिनट जो है जो मूवर है उसको बोलना है, मंत्री को उसको रिप्लाई देना है और एक आध लोगों को जो है प्रश्न पूछने का होता है। तो जो देश के जो हालात हैं उसके ऊपर बड़ी अच्छी चर्चा हो जाती थी, या पॉलिसी के ऊपर बहुत अच्छी चर्चा हो जाती थी। एक अच्छा मोड है, लेकिन मुझे लगता है कि स्पीकर साहब ने शायद आप लोगों को बात किया होगा या जो हमसे बात हुई है कि उस परंपरा को फिर से वो चालू करना चाहते हैं। तो ये मान कर चलिए कि वीक में एक कॉलिंग अटेंशन होगा ही होगा। 193 को और क्लियर थोड़ा सा कर दीजिए। और बोलूँगा मैं, लेकिन अभी कॉलिंग अटेंशन किया नहीं था। आप एक बोलिए फिर मैं बोलता हूँ। But the answers for this, answers for 0 hour and rules 377, they are available for everybody, right? यस, आप जो 377 में जो बोलते हैं, प्ले करते हैं, वो तो पूरा वेबसाइट पे आ जाता है ना लोकसभा का जो है। तो और फिर जो आपको उत्तर आता है, उत्तर वो पब्लिक डोमेन का है, वो मंत्रालय के पास भी है, वो आपके पास भी है। आपको रिलीज करने में कहीं कोई रोक नहीं है, वो आपका विषय है, क्योंकि आपने पार्लियामेंट में क्या बोला और उसका क्या जवाब आया, तो वो आपका अपना विषय है। प्राइवेट मेंबर 377 और 0 आवर का सर हम लोग भी वो मॉनिटर करते हैं कि जवाब आया कि नहीं आया, हमारे पास सिस्टम है, करते हैं। तो मैं 193 के सर पूछ रहे थे, तो 193 में जो है आप अल्पकालिक चर्चा, शॉर्ट ड्यूरेशन डिस्कशन आप रेज कर सकते हैं 193 में। और उसमें जो एक बाधा है, जो आप एक 2 चीज़ें देना होता है, आपको एक सब्जेक्ट देना होता है कि किस सब्जेक्ट पे आप करना चाहते हैं, उसके बाद एक एक्सप्लेनेटरी नोट देना पड़ता है कि आप क्यों चाहते हैं, ताकि ये सुविधा हो मंत्री को जी को भी और स्पीकर साहब को भी डिसाइड करने में कि हम इसको लिया जाए, अगर लिया जाए तो क्यों लिया जाए। तो एक थोड़ा सा एक्सप्लेनेटरी नोट देना होता है। और उसमें 2 अन्य मेंबरों का भी सिग्नेचर चाहिए होता है। तो ये एक ही मात्र डिवाइस है जहाँ पे 2 अन्य मेंबरों का सिग्नेचर चाहिए होता है, क्योंकि ये जनरली 2 घंटे का चर्चा होता है। तो ये कुछ ऐसे विषयों पर लिया जाता है। कई बार ये शॉर्ट ड्यूरेशन डिस्कशन रूलिंग पार्टी के लोग भी देते हैं। अभी जो लास्ट शॉर्ट ड्यूरेशन डिस्कशन था हमारा स्पोर्ट्स प्रिपेयर्डनेस पे, तो वो ओलंपिक प्रिपेयर्डनेस पे, तो वो जो है रूलिंग पार्टी की तरफ से आया था। तो इसमें ऐसा कुछ नहीं है जहाँ तक मैं समझता हूँ। बट ये एक इशू है कि ऑपोजिशन के पास बहुत सारे डिवाइसेस हैं, जैसे कट मोशन है, आप प्रेसिडेंट राष्ट्रपति के अभिभाषण पर धन्यवाद प्रस्ताव पर आप अमेंडमेंट दे सकते हैं। तो इस बार बहुत आया था, काफ़ी अच्छा पार्टिसिपेशन था, लेकिन ये रूलिंग पार्टी नहीं देती। अब राष्ट्रपति के अभिभाषण का जो धन्यवाद प्रस्ताव होता है उस पर जब अमेंडमेंट देते हैं तो छोटी छोटी इश्यूज़ को मेंबर लोग फ्लैग कर सकते हैं। आप हाईलाइट कर सकते हैं कि हमारे गांव में या हमारे तहसील में या हमारे कॉन्स्टिट्यूएंसी में क्या क्या की ज़रूरत है, ये आप दे सकते हैं। कट मोशन के थ्रू भी आप वही दे सकते हैं। लेकिन कट मोशन में जो हमें बहुत सारी दिक्कतें आती हैं कि जो मंत्रालय थोड़ा सा, आपको कई बार ऐसे होते हैं, हालांकि हम लोग मंत्रालय को ठीक कर देते हैं, तो मंत्रालय एक बार थोड़ा सा आप देख लीजिएगा वो। और दूसरा जो कट मोशन में बहुत सारा एक्सप्लेनेशन आ जाता है हमारे पास कि हमारे यहाँ ये समस्या थी तो इसका निवारण करने के लिए कट मोशन में 1 लाइनर या 2 लाइनर होता है कि आपको क्या चाहिए मांग दीजिए। हमारे यहाँ एम्स की ज़रूरत है, एम्स हमारे यहाँ है, उसमें सारे डिपार्टमेंट नहीं खुले हैं, तो आप उसमें आप मेंशन कर दिए कि हमारे यहाँ जो एम्स खुला है उसमें सारे डिपार्टमेंट नहीं हैं। तो एक तो ये कट मोशन और जो राष्ट्रपति के भाषण पे धन्यवाद प्रस्ताव पे जो वो अमेंडमेंट्स आते हैं, संशोधन आते हैं, तो वो सिर्फ अपोजिशन के पास अवेलेबल होता है, रूलिंग पार्टी ये नहीं देती है। एक मैं डिवाइस आपको बताऊंगा, बहुत सिंपल डिवाइस है, प्राइवेट मेंबर रेजोल्यूशन। ये ऑल पार्टी सभी लोग देते हैं और उसमें करना भी कुछ नहीं है, बहुत सिंपल सिस्टम है। 170 रूल है,
उसमें ये कहता है पहले प्राइवेट मेंबर्स का वो होता है, बैलेट होता है। तो आपको सिर्फ एक लाइन लिख के देना है कि मेरा नाम सभी प्राइवेट मेंबर बैलेट में इंक्लूड कर लिया जाए। जैसे जिस दिन आपका समन्स इशू होता है उस दिन आप एक नोटिस डाल दीजिए। उसका फॉर्मेट हमारे ई पोर्टल में भी है, या अगर आपको नहीं मिल रहा है, या एक लाइन आप अपनी चिट्ठी में लिख के दे दीजिए कि मेरा नाम सभी प्राइवेट मेंबर रेजोल्यूशन के बैलेट में शामिलित कर लिया जाए। तब ये होता है कि प्राइवेट मेंबर रेजोल्यूशन का बैलेट होता है जनरली एक बड़ा सेशन है तो 3 बार होता है या 2 बार होता है, जो प्राइवेट मेंबर रेजोल्यूशन का डे होता है। तो पहला बैलेट होगा तो आपका नाम बैलेट होगा, उसमें 3 लोगों का नाम निकलता है। जैसे ही 3 लोगों का नाम निकलेगा उन्हीं 3 मेंबर को हम चिट्ठी लिखेंगे कि आप 3 दिन के अंदर आप अपना रेजोल्यूशन दे दीजिए। तो ये बहुत मतलब आप अगर आपका नाम आ गया तो फर्स्ट 3 मेंबर्स को हम भेजते हैं कि आप रेजोल्यूशन में अपना नाम दे दीजिए और रेजोल्यूशन का टेक्स्ट दे दीजिए। तो अब रेजोल्यूशन का आपको टेक्स्ट देना होता है। तो अगर कभी आ जाता है और रेजोल्यूशन बनाने में आप लोगों को कभी डिफ़िकल्टी हो रही है तो आप हमारे पास आइए, हम आपको पुराने कई रेजोल्यूशन का हम सैंपल दे देते हैं कि आप इस तरीके से आप बना दीजिए। और बहुत अच्छा डिवाइस है जो आप इस्तेमाल कर सकते हैं, कटिंग अक्रॉस पार्टी लाइंस, मतलब आप रूलिंग पार्टी के भी। हाँ जी सर। ठीक है, प्राइवेट मेंबर रेजोल्यूशन देते हैं, आप सारे प्रोसेस को कंप्लीट किया, आपने एक्सेप्ट भी कर दिया। जी सर। जैसे मैं अपना एग्जांपल दे रहा हूँ, मैंने दिया था। जी सर। पिछले वाले फ्राइडे को आना था। जी सर। टाल दिया गया पिछले वाले अगले फ्राइडे को। जी सर। कल भी नहीं आया। जी सर। अब हमें बताया गया कि वो लैप्स हो गया। हाँ सर। तो ये बहुत अच्छा किट तो है, बस बहुत अच्छा टूल तो है, लेकिन जब वो उसको टेकअप ही नहीं किया जाए, टाल दिया जाए, या मंत्री जी को सब्जेक्ट अच्छा ना लगे, तो इसका तो कोई मतलब दिस बिकम्स इनफेक्चुअस, दिस हैज नो मीनिंग। इसमें मैं 2 बात कहूँगा सर कि मंत्री जी को सब्जेक्ट अच्छा नहीं लगे उससे रेजोल्यूशन के सेहत उसको कोई फ़र्क नहीं पड़ता। बट अगर नहीं लिया जाए तो सर स्पीकर का डोमेन है, ये कब क्या बिजनेस लेना है स्पीकर साहब के उसमें है। लेकिन मैं एक चीज़ आपको मैं थोड़ा बताना चाहता हूँ, आपका रेजोल्यूशन अगर आ गया है तो आप ये मत समझिए वेस्ट जाता है, क्योंकि वो पूरा उसका मिनिस्ट्री में पूरा उसका रिसर्च होता है। वो रिसर्च का पूरा जो है एक डॉक्यूमेंट बनता है, वो मंत्री के पास जाता है, मंत्री को पूरा एक्सप्लेनेशन तैयार किया जाता है, तो उसमें पूरा फाइल और फाइल वर्क पूरा मंत्रालय में होता है। तो अगर नहीं भी आया, मान लेते हैं आपकी बात कि नहीं आ पाया, लेकिन उस पर भी आपका पूरा जो है एक्सरसाइज होता है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया में। एक्सरसाइज हो गया तो फिर मंत्री तक ही रह गया ना, हमारे पास तो आया नहीं कि हमने जो रेजोल्यूशन दिया उस पर क्या एक्सरसाइज हुआ, क्या किया गया, सो का या किस, वो तो नहीं है ना। बोलने में अच्छा लगा, प्रैक्टिकली कुछ है ही नहीं है। मैंने दिया मैंने इतना रिसर्च करके तैयार किया, निष्कांत जी, मैंने इतना तो पढ़ाई के ज़माने में स्टडी किया था, फिर दोबारा स्टडी करके तैयार किया, आ भी गया, बड़ा खुश हुआ, और फिर अगले फ्राइडे को नहीं आया, और आप बता रहे हैं कि जाता है, प्रोसेस होता है। हमारे पास तो कुछ आया नहीं, तो हमारे लिए तो इट हैज़ नो मीनिंग। तो जरूर था हमसे भी। इसमें राजीव जी ऐसा है, अब थोड़ा हल्का फल्का बात कर लें। ऐसे आप करते रहते हैं कि जो रिजोल्यूशन है, यदि किसी मेंबर का टेकअप हो गया और उस पर चर्चा यदि कंप्लीट नहीं हुई है तो चाहकर भी दूसरा रिजोल्यूशन नहीं आ सकता। उसमें यदि आएगा तो वो 2nd नंबर 3rd नंबर पर होगा, उस पर कोई चर्चा नहीं होगी। तो आपके साथ जो अभी समस्या हुई, फिलहाल केवल आपका पर्टिकुलर केस मैं डिस्कस कर रहा हूँ कि सफ़ी परिम्बल का जो है वो रिजोल्यूशन पर ऑलरेडी चर्चा चालू है और वो पूरे इस सेशन में अब कंप्लीट नहीं हो गया, वो कैरी हो गया, अब अगले सेशन के लिए जाएगा। तो हमने जितना भी दिया होगा रिजोल्यूशन वो ख़त्म हो गया, मतलब अब आपको फ्रेश जो है अगले सेशन के लिए रिजोल्यूशन देना पड़ेगा, और उसकी जो नंबरिंग है वो सफ़ी परिम्बल के बाद ही लगेगी। यदि आप 1 नंबर पर आ जाएंगे बैलेट में तो ये नहीं कि उस पर चर्चा हो जाएगी, वो 1 नंबर का जो आपका बैलेट है वो सफ़ी परिम्बल के बाद 2 नंबर पर लगेगा कि इसके बाद इस पर चर्चा होगी। और मान लीजिए कि वो और लंबा खिंच गया, मतलब यदि कंक्लूड नहीं हुआ क्योंकि बोलने वाले लोग बहुत हैं, तो फिर आपका 1 नंबर जो है वो ख़त्म हो जाएगा। फिर 2 बार के बाद फिर तीसरी बार उसका बैलेट होगा
और फिर तीसरी बार जो नंबर 1 होगा फिर वो नंबर 2 पे लग जाएगा। तो इसीलिए रिजोल्यूशन का ये जो नहीं मैंने वही कहा कि यदि उस पर चर्चा कंक्लूड नहीं हुई तो मैं वही कह रहा हूँ ना कि यदि 2 बार में कंक्लूड नहीं हुआ तो फिर तीसरे बार में नया बैलेट होगा। तो शुरू ही नहीं हो पाया ना। नहीं, ऐसा नहीं होता है, क्योंकि उसका टाइम अलॉटमेंट जो है हाउस करती है। जैसे इसका 2 घंटे है, इसको अभी एक्सटेंड किया गया है, ऐसा नहीं होता है, सबका हो जाता है। जैसे मेरा कल था, पिछले फ्राइडे को था, तो हाउस खत्म हो गया, नहीं हुआ आया। मैं इसको बाद में बोलता, लेकिन अभी शुरू कर दिया। मुझे लगता है कि 1952 के बाद यहाँ 2 चीज़ें ऐसी हैं कि प्राइवेट मेंबर बिल और प्राइवेट मेंबर रिजोल्यूशन, 2 ऐसा है कि बहुत रेयर ऐसा 60s के दशक में प्राइवेट मेंबर बिल शायद 2 पास हुए थे। 62 के बाद से कोई भी प्राइवेट मेंबर बिल आज तक जो है कानून नहीं बना है, 69 के बाद। और रिजोल्यूशन जो है वो केवल 3 लोकसभा में आज तक पास हुए हैं, केवल 3, 1952 से। एक रिजोल्यूशन पास हुआ है लाल कृष्ण आडवाणी जी का, जो कि चुनाव के ऊपर उनका था कि चुनाव में सुधार होना चाहिए। दूसरा प्रहलाद सिंह पटेल साहब का था, जो उन्होंने नर्मदा और उसके नदियों के लिए कहा था। और तीसरा रिजोल्यूशन जो पास हुआ है वो मेरा पास हुआ है कि 370 और 35 से ख़त्म होना चाहिए, और कश्मीरी पंडित का विस्थापन पर जो है वो मेरा रिजोल्यूशन था। तो ये 3 ही रिजोल्यूशन 1952 के बाद से आज तक जो है प्राइवेट मेंबर पास करा पाए। सोना ना होना तो डिस्कशन हाल फिलहाल में 1990 के बाद से। सर वो प्राइवेट रिजोल्यूशन बिल की बात करें, उसके डिटेल में कुछ बताए, कौन सी परिस्थिति में लाना पड़ता है, क्या मुश्किल था, उसको डिटेल में चाहिए, समझ चाहिए। रिजोल्यूशन के लिए तो बता दिया ना इन्होंने कि कैसे रिजोल्यूशन आप ला सकते हैं। प्राइवेट मेंबर रेजोल्यूशन देने का जो तरीका है, जैसे ही समन्स इशू हो जाता है, जिस दिन समन्स इशू होता है उस दिन आप एक चिट्ठी लिख के दे दीजिएगा कि मेरा नाम सभी प्राइवेट मेंबर रेजोल्यूशन में डाल दिया जाए बैलेट में। तो हम उसको बैलेट करते रहते हैं। तो जैसे अगर आपका पहले 3 में नाम आया तो हम आपको चिट्ठी लिख के और फ़ोन करके बताएंगे कि आप जो है अपना रेजोल्यूशन दे दीजिए। किस इश्यू के बारे में, ये कैसा इश्यू हो तो दे दे। किसी भी इश्यू पे आप किसी भी इश्यू पे कर सकते हैं। आप केवल कह दीजिए कि मेरा रिजोल्यूशन में नाम दे दीजिए। जब आपका नाम आ जाएगा फिर यहाँ से आपको लेटर दिया जाएगा और फिर आप उसका सब्जेक्ट दीजिएगा कि हम इस विषय पर डिस्कशन चाहते हैं। जब प्रोसेस से समझ गए, लेकिन इश्यू की बात क्या, कैसे कैसे प्रॉब्लम होती है, क्या है 170 में जो है हम रेजोल्यूशन कर रहे हैं, 193 में हम चर्चा कर रहे हैं, वो अलग है। तो वो अलग है सर, 193 अलग है। देखिए सर आपने जो बोला ना कि मेंबर रेजोल्यूशन कैसे डालना, वो कैसे का बोला आपने, हाउ, बट वाई, मतलब एक पार्लियामेंटेरियन को मतलब क्यों ये कब करना चाहिए? नहीं, मिस्टर जोशी, इन्होंने जो कहा समझा नहीं आपने। हम लोगों को पार्लियामेंट इतने तारीख से चालू होने वाला है, हम लोग को समझ जाता है। जैसे ही हम लोगों को समझ गया, आपको लिख के दे देना है कि मेरा नाम रिजोल्यूशन में जो है आप डाल दीजिए, सारे रिजोल्यूशन में। ये उसका लगातार बैलेटिंग करते रहेंगे बिना आपसे पूछे हुए, हमसे पूछे हुए। और यदि आपका नाम 1, 2, 3 में आ गया तो ये सेक्रेटेरिएट आपको बताएगी कि आपका नाम आया है। आप किस सब्जेक्ट पर जो है इस पर चर्चा करना चाहते हैं, आप सब्जेक्ट लिख के दे दीजिए। सब्जेक्ट नहीं लिखना है, सब्जेक्ट कुछ भी हो सकते हैं, केवल ये जो कि भारत के संविधान में उसकी बातचीत की इजाजत हो। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का जुरिसडिक्शन, वही भारत का संविधान वही बना। उसमें हम अपनी एरिया की बात कर रहे हैं, 0 आर में हम सब चीज़ की बात कर रहे हैं। तो प्राइवेट मेंबर्स बिल में हम स्पेसिफिकली किस चीज़ की मांग कर रहे हैं? नहीं, आप जो चाहते हैं, मतलब भारत के संविधान में आपको लगता है कि महिलाओं के लिए इस तरह के कानून होने चाहिए, मतलब उस टाइप पिछड़ों के, मतलब आपको जो भी लगता है अपने क्षेत्र के लिए, नदी के लिए ऐसा होना चाहिए, टूरिज्म के लिए ऐसा होना चाहिए, टूरिज्म की इस तरह की पॉलिसी। आप प्राइवेट मेंबर बिल जब डालते हैं तो आप एक तरह से सरकार की तरह बिहेव करते हैं। यस, कि सरकार जो ये काम नहीं कर पा रही है, यदि ये काम करे तो शायद हम अच्छा भला कर सकते हैं इस कंट्री के बारे में। मुझे ऐसा लग रहा है कि वो ये जानना चाहते हैं प्राइवेट मेंबर बिल से क्या होगा। इनको ये बताने की देर है कि ये कानून बनाने के लिए हम ये कानून चाहते हैं, ये बनना चाहिए, ये है प्राइवेट मेंबर बिल। और ये प्रॉपर डिस्कशन होता है। जैसे हम बिल पर, सरकारी बिल पर डिस्कशन करते हैं, जिस तरह से सरकारी बिल पर सारे अफसर अपना दिमाग लगाते हैं,
आपको मैं बताऊं कि कई एक लोगों को लगता है कि हमने ऐसे ही डाल दिया, कोई फर्क नहीं पड़ता। यहाँ ट्रांसजेंडर बिल पास किया अभी पिछले लोकसभा में हमने, मतलब 17वीं लोकसभा में 2016 में। वो बिल त्रिची सिवा ने राज्यसभा में डाला और उस वक्त त्रिची सिवा अपोजिशन का जो है वो ज़्यादा बहुमत था, तो वो उसको पास करा के लेके आ गए। इस लोकसभा में वो आ गया पास, और राज्यसभा का जो कोई बिल है वो गिरता नहीं है, तो लोकसभा में आ गया। अब लोकसभा में आ गया तो इतनी टेंशन हो गई कि उसमें इस तरह के लेजिस्लेशन उन्होंने बनाए थे कि पूरी भारत सरकार जो है वो उलट पुलट हो जाती। तो भारत सरकार उसके बदले एक अच्छा बिल लेकर आई और उसी के आधार पर हमने ट्रांसजेंडर बिल पास किया। उसके पीछे बैकग्राउंड ये है। तो इसलिए प्राइवेट मेंबर बिल, हम लोगों के पास टूल बहुत है, अब शुरू ही कर दें तो जी सर, करी साहब, आप ही करिए। देखिए क्या है कि अच्छा बात यह है कि नए लोगों में इंटरेस्ट बहुत है। मुझे जो दिखाई पड़ा इस सेशन में, और मैं जब आपके सामने आया हूं तो मुझे इसलिए अच्छा लगा कि जब मैं 2009 में पहली बार यहाँ एमपी बनकर आया तो मेरा सीट 545 था, और 545 सीट नंबर वाला आदमी जो है आज आप लोगों के बीच में आप लोगों को बता रहा है कि कैसे इफेक्टिव पार्लियामेंटेरियन होना चाहिए या कैसे क्वेश्चन करना चाहिए। यही लोकतंत्र की खूबसूरती है। सबसे अंतिम में बैठता था मैं, और मैंने पहला ही भाषण बजट पर दिया। उसके पीछे दो तीन चीजें जो मुझे लगता है कि करना चाहिए अपने को, कि ये जो लोकसभा है और ये लोकसभा का ये जो सेक्रेटेरिएट है, ये जो बैठे हुए त्रिपाठी जी जैसे लोग हैं या ये वैशाख जैसे लोग हैं, हमारा सेक्रेटेरिएट नॉन पार्टीजन, क्योंकि जब मैं एमपी बनकर आया तो मैं अपोजिशन का सांसद था, मैं कोई पोजीशन पार्टी का सांसद नहीं था। तो इसीलिए इस तरह का कोई कन्फ्यूज़न अपने को नहीं होना चाहिए कि हम पक्ष के हैं विपक्ष के हैं। ये जो सेक्रेटेरिएट है आपका, जो आपको बता रहा है कि 0 आवर कैसे होना चाहिए, रिजोल्यूशन कैसे होना चाहिए, प्राइवेट मेंबर बिल कैसे होना चाहिए, इवन यदि आपको प्राइवेट मेंबर बिल डालना है तो ये सेक्रेटेरिएट आपको उसमें भी गाइड कर देगा कि प्राइवेट मेंबर बिल आपको बनाने में मदद कर देगा। मतलब यहाँ के अधिकारी इतने हेल्पफुल हैं। तो एक तो ये है। दूसरा, जो लोकसभा स्पीकर है वो सुप्रीम है। आप ये मानकर चलिए, जैसे इन्होंने कहा पार्टी का टाइम अलॉटमेंट है, जैसे 377 में कहा, पाटिल साहब का क्वेश्चन था कि हम लोग कैसे आएंगे, आधा जो है बीजेपी ले लेगी, कांग्रेस ले लेगी, वो ले लेगी। ऐसा नहीं है, यहां सब कुछ स्पीकर के हाथ में। ये जो रूल बुक है, रूल बुक में अंतिम में लिखते लिखते हमने कह दिया अंतिम में कि जो स्पीकर डिसाइड करें। इवन यदि पार्टी समय देती है, आप लोगों को समझना होगा कि जैसे भारतीय जनता पार्टी ने मेरा 1 नंबर स्पीकर के तौर पर नाम दे दिया और उन्होंने कह दिया कि नहीं, मेरा समय 45 मिनट होगा, मैं 45 मिनट बोलूँगा, तो वो उन्होंने अपना सजेशन दिया। यदि स्पीकर चाहेंगे तो मैं 1 नंबर पर नहीं बोलूँगा, या स्पीकर यदि चाहेंगे तो मैं बोलूँगा ही नहीं। पार्टी के कहने के बावजूद भी वो स्पीकर के ऊपर वो अधिकार है। स्पीकर ऐसा काम नहीं करते, स्पीकर पार्टी के हिसाब से ही चलते हैं, लेकिन वो अधिकार स्पीकर के पास है। इसीलिए सबसे पहला जो सांसद होने के नाते हमारा उद्देश्य होना चाहिए, जो त्रिपाठी साहब ने बड़े आराम से कहा, क्योंकि अधिकारी हैं तो वो आप लोगों को जोर से नहीं बोल सकते, स्पीकर के ऊपर और स्पीकर के किसी कंडक्ट के ऊपर, चेयर के ऊपर, या जो उनके अधिकार क्षेत्र में है उसके ऊपर कभी भी पार्लियामेंट में किसी प्रकार की कोई चर्चा न करनी चाहिए, ना वो चर्चा होता है। और स्पीकर को आप हमेशा सुप्रीम मानिए। कैंटीन खराब है ये नहीं कह सकते, किसी विजिटर को पास नहीं मिल रहा है ये नहीं कह सकते, पत्रकारों को जगह दीजिए। ये मैंने पहली बार, चौथी बार में ये पहली बार
ये सब डिस्कशन होते हुए पार्लियामेंट में देखा, कभी इस तरह का डिस्कशन नहीं होता था। और स्पीकर नॉन पार्टीजन होते हैं, चाहे उस कुर्सी पर बैठकर कोई भी बैठेगा। क्योंकि मैं अपना उदाहरण देता हूं कि मीरा कुमार जी स्पीकर थी, और आप समझें कि मेरे कभी घर पर आइएगा आप लोग, कम से कम 50 उनके लिखे हुए मैं कागज़ दिखाऊंगा कि जिस दिन मैं अच्छा बोलता था वो स्पीकर साहिबा जो है वहाँ से अपने हाथ से जो है लिखती थी कि आपने इस विषय पर आज बहुत अच्छा बोला, आपने ये चीज़ बहुत अच्छा बोला। तो वो जो एनकरेजमेंट है स्पीकर का, मतलब मीरा कुमार जी लिखती थी, मतलब जबकि आप समझिए कि मैं जैसा तीखा बोलता हूँ मैं क्या बोलता हूँ, लेकिन इसके बावजूद भी उस आसन पर बैठकर उन्होंने हमारे जैसे लोगों को जो है बढ़ाने का प्रयास किया। इस कारण से आज आप लोगों के बीच में हूँ। तो स्पीकर को मानकर चलिए कि उनके अथॉरिटी को अपने को क्वेश्चन नहीं करना है। दूसरा, आप क्वेश्चन कैसे पूछेंगे? इन्होंने कहा कि क्वेश्चन पूछना है, तो क्वेश्चन पूछने के लिए तैयारी होनी चाहिए। आप ऐसे ही क्वेश्चन आया, आपने क्वेश्चन पूछ दिया। तो 3-4 चीजें जो मैं करता हूं, और मुझे लगता है कि चूंकि मैं यहां लगता है कि ठीक ठाक हो रहा है, कि जो आपके पास पेपर जाते हैं, जैसे इन्होंने कहा बुलेटिन 1, बुलेटिन 2, क्वेश्चन, उसको खुद से पढ़ना। पार्लियामेंट के जो पेपर जाते हैं, अब तो पेपर जाते नहीं हैं, लेकिन अभी भी क्वेश्चन जाते हैं। क्वेश्चन आपको फिजिकली जाते हैं। हाँ, क्वेश्चन फिजिकली जाते हैं। अरे मुझे आता है, मैं जानता हूँ। नहीं, क्वेश्चन नहीं, घर पर फिजिकली आता है। क्वेश्चन ही एक ऐसा है जो कि फिजिकली आता है। स्टार्ट क्वेश्चन जो है, घर मिला ही नहीं है अभी, तो कहाँ से आ जाएगा? वही मैं कह रहा हूँ। जो पहले क्या था, मीना साहब तो यहाँ पुराने सांसद यहाँ बैठे हुए हैं, यहाँ लवली जी भी पुरानी सांसद हैं। पहले क्या था कि स्टार्ट और अनस्टार्ट, और जितने पेपर थे बुलेटिन 1, बुलेटिन 2, वो सब जो है फिजिकल आते। इतना मोटा मोटा पेपर होता था। और जब एमपी अपना मकान शिफ्ट करता था तो उसके यहाँ जो है कबाड़ी जो है उस कबाड़ खाने में आते थे। कभी ना उसके पीए उस पेपर को देखते थे और ना एमपी साहब को मौका मिलता था। तो इसीलिए अब पूरा हो गया कि आपको पोर्टल के माध्यम से मिलता है। लेकिन मेरा आग्रह है कि सुबह उठकर सबसे पहले या शाम में जब आप जाते हैं तो सबसे पहले ये देखिए कि कल क्या क्वेश्चन है, कौन सा ऐसा प्रश्न है। यदि आपका प्रश्न है 1 से 20 में तो वो ठीक है। यदि आपका प्रश्न नहीं है और वो आपके कॉन्स्टिट्यूएंसी से रिलेटेड है या देश से ऐसा रिलेटेड है जिसमें कि आपके पास ऐसा प्रश्न है जिसका कि जवाब सरकार को देना चाहिए, उसकी पूरी तैयारी करके आना। और पूरी, यदि आपका क्वेश्चन है तो भी तैयारी करके आना, नहीं क्वेश्चन है तो भी तैयारी करके आना। और यदि नहीं भी पूछना है तो जब आप पार्लियामेंट में घुसते हैं तो आप एक सेट जो है ले लीजिए कि इसका जवाब क्या आया है। आपको देश के बारे में एक अंदाजा हो जाएगा। और स्टार क्वेश्चन का जो जवाब है उससे पता चल जाएगा, क्योंकि हम यहाँ पॉलिसी के लिए आते हैं। अब ना हम नाला बन जाना चाहिए, सड़क बन जाना चाहिए, खरंजा बन जाना चाहिए, लेकिन आप पार्लियामेंट में तो पूरे देश की एक पॉलिसी तय करने के लिए आए, तो आपको मिल जाएगा। तो सबसे पहला काम यह है कि खुद से देखना, इस पार्लियामेंट्री पेपर को आप खुद से देखिए। दूसरा, जो 0 आवर की बात इन्होंने कही, 0 आवर में कुछ ऐसे मुद्दे हैं जो कि आपके कॉन्स्टिट्यूएंसी के मुद्दे हैं, 0 आवर में उठाते हैं। लेकिन कॉन्स्टिट्यूएंसी के अलावा हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी इस कंट्री के लिए, तो अखबार पढ़ना, अपने लोकल अखबार जो पढ़ते हैं हम लोग ज़्यादातर अब रीजनल पेपर में आ गए। हम यदि दिल्ली में हैं तो देश में क्या हो रहा है, दुनिया में क्या हो रहा है, और वो मुद्दे यदि आपको लगते हैं कि ये 0 आवर में उठाना चाहिए। अभी क्या हो रहा है, गलती क्या हो रही है, और ये मैं पिछले लोकसभा से देख रहा हूँ, मतलब 2014 से देख रहा हूँ, 10 साल से, कि एडजमेंट मोशन जो है, रोज एडजमेंट मोशन होता है। इसके पहले 2009 से 14 तक हम अपोजिशन में थे। हम आपको बताएं कि मुश्किल से 5 साल में हमने 4 या 5 एडजमेंट मोशन दिए होंगे। उसका वैल्यू ही खत्म हो गया। आज आप देखते होंगे जैसे ही क्वेश्चन आवर खत्म होता है, सबसे पहले स्पीकर बोलते हैं कि इन्होंने एडजमेंट मोशन दिया
और हमने इन सबों को रिजेक्ट किया। ये गलत है। पहले क्या होता था कि हम लोग क्या करते थे कि जो चीज उस दिन का लगता है कि उठाना सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है तो हम बैलेट में देते थे। यदि बैलेट में आ गया तो बहुत अच्छा, 0 आवर के बैलेट में। यदि 0 आवर के बैलेट में नहीं आया तो हम स्पीकर को रिक्वेस्ट करते थे, हमारी पार्टी या जो भी सीनियर लोग हैं वो जाके स्पीकर से रिक्वेस्ट करते थे कि ये मुद्दा ऐसा है जो कि उठना चाहिए, और वो मुद्दे उठते थे। और 20 के अलावा बहुत रेयर ऐसा सिचुएशन होता था जबकि 1-2 लोगों को 3 लोगों को मौका मिल जाता था 0 आवर में मुद्दा उठाने का, तो 0 आवर की गरिमा बनी हुई थी। नए स्पीकर साहब ने एक अच्छा काम किया। अच्छा काम ये किया है, मैं इसको अच्छा काम मानता हूँ, कि हम 5 साल चुनकर आते हैं, जीत के चले जाते हैं, तो ना 0 आवर में मौका मिलता है। 377 सोमनाथ चटर्जी 2004 से लेकर 2009 तक ये परंपरा चली कि 377 भी इस हाउस में पढ़ाया जाता था, तो वो बंद हो गया 2009 के बाद से। तो हम कुछ नहीं उठाते हैं, तो जब क्षेत्र में जाते हैं 5 साल के बाद तो लोग कहते हैं कि आपने तो कभी मुंह ही नहीं खोला। तो उसका एक रास्ता बहुत अच्छा है। स्पीकर साहब ने पिछले 2019 से बिरला साहब ने धन्यवाद के पात्र हैं कि उन्होंने कहा कि आपको हम मौका देंगे, तो वो मौका दे रहे हैं। मौका देने से 2-3 चीज़ें होती हैं। एक तो आपका इंटरेस्ट है, आप बैठे रहते हो तो सरकारी पार्टी को कम टेंशन लेना पड़ता है कोरम पूरा करने के लिए, और दूसरा आपको मौका है कि आप किसी न किसी विषय पर बोल लेते हो। तो ये 2 चीज़ें मुझे लगता है कि आप लोगों को जरूर करना चाहिए। एक तो पढ़ना कि बुलेटिन 1 क्या है, बुलेटिन 2 क्या है, क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन की तैयारी क्या करनी है, और क्वेश्चन की तैयारी में डेप्थ में जाना, ऐसा प्रश्न पूछना जिसमें कि तिलमिलाहट आ जाए, ऐसी तिलमिलाहट आ जाए कि वो मंत्री बुला करके कहे कि तुमको क्या चाहिए। और मैं आपको बताऊं कि 2 उदाहरण हैं मेरे, चूंकि पार्लियामेंट के रिकॉर्ड पर यह सब है। एक दिन टेक्सटाइल वाले मुद्दे पर आनंद शर्मा मंत्री थे, पीसी चाको का क्वेश्चन था कांग्रेस के, उन्होंने कुछ पूछा और उसके बाद जो मैंने सप्लीमेंट्री पूछा उसका तो जवाब ही नहीं था आनंद शर्मा के पास। मंत्री को क्वेश्चन आवर एक ऐसी विधा है जिसमें राजभूषण जी भी बैठे हुए हैं, पहली बार सांसद हैं, अच्छी बात है, लेकिन मंत्री का परेशान होना सबसे ज़्यादा जरूरी है प्रश्न में। वो परेशान हो गए तो उनको फाइनली 45 मिनट तक वो प्रश्न चला, और फाइनली उनको कहना पड़ा कि मेरे पास सांसद के प्रश्न का कोई उत्तर नहीं है। 12 बजे के बाद पीसी चाको, मैं, आनंद शर्मा और प्रणब मुखर्जी साहब लीडर ऑफ द हाउस थे, इन लोगों की मीटिंग हुई, और इम्पैक्ट ये हुआ कि 5 मेगा टेक्सटाइल क्लस्टर इस देश में सरकार ने, भारत सरकार ने उस वक्त अनाउंस किया, उसमें एक मेरी भी कॉन्स्टिट्यूंसी को मिला। तो इसलिए मंत्री को परेशान करना, परेशान शब्दों से करना, विषय से करना, तो तैयारी करना। और जब आप अखबार पढ़ेंगे, क्वेश्चन की तैयारी करेंगे, तभी आप परेशान कर पाएंगे। आजकल मैं देख रहा हूं कि आप सीधा सीधा प्रश्न पूछ रहे हो, मेरठ से नगीना का रेल लाइन कैसे बनेगा, उस पर आपने कितने पैसा दिया। तो मंत्री तो वो पढ़ कर ही आया है, उसने तो पढ़ लिया कि मेरठ और नगीना। आप उसको पूछोगे ना कि कितने ऐसे प्रोजेक्ट हैं जो 1970 में अनाउंस हुए, आज तक जो है नहीं बने हैं, पूरे देश का क्वेश्चन पूछो। और जब आपका सप्लीमेंट्री क्वेश्चन पूछने का मौका आएगा तो आप पूछो कि नगीना में क्या हुआ चंद्रशेखर जी। तो मंत्री हो सकता है कि वो ऐसे ऐसे पलटने लगे, तो फिर उसकी इफेक्टिवनेस नजर आएगी। तो आप प्रश्न पूछने के समय डायरेक्ट जब प्रश्न पूछते हो, पहले प्रश्न ऐसा नहीं पूछा जाता था, ये मैं पिछले 7-8 साल का जो है ये ट्रेंड देख रहा हूं कि स्पेसिफिक प्रश्न जो है वो पूछे जाते हैं जिसमें मंत्री परेशान ही नहीं होता। और दूसरा, मैं सप्लीमेंट्री पूछने जाऊं तो मुझे कहा जाएगा कि ये तो मेरठ और नगीना का क्वेश्चन है, आप कैसे पूछ सकते हो, ये तो क्वेश्चन के दायरे में ही नहीं है। तो मंत्री को बचने का, मंत्री को ईज आउट हम करते हैं, ये नहीं करना। दूसरा, कई एक जो विधा है, कई एक चीजें पार्टी तय करती हैं, कई एक चीजें हैं जो हम तय करते हैं। तो जैसे सप्लीमेंट्री आप तय करते हो, स्पीकर साहब को यदि लगने लगेगा कि ये बहुत ही इफेक्टिव है, अच्छा करता है, पढ़ लिखे, जैसे NK प्रेमचंद्रन जो
पाटिल साहब आपने पूछा, वो भी अकेला ही सांसद है, और ओवैसी साहब भी अकेले ही सांसद है। पिछली लोकसभा में 2 थे, अब अकेले हैं। लेकिन ये दोनों को मौका मिलता ही मिलता है। मिलता है इसीलिए नहीं कि दोनों का चेहरा पसंद है स्पीकर साहब को, इसीलिए कि उनको जितना वक्त मिलता है उस वक्त में वो टू द पॉइंट ही बात करते हैं। और एनके प्रेमचंद्रन जी ने एक नई विधा स्टार्ट की है। यदि आप देखेंगे तो वो बिल पढ़कर आते हैं, जो त्रिपाठी साहब बता रहे थे कि वो बिल पढ़कर आते हैं। यहां कई एक चीजें हैं जिसमें कि बात करने का तरीका क्या होना चाहिए। जैसे प्रेसिडेंशियल एड्रेस है, तो राष्ट्रपति अपने सरकार का व्यू रखती हैं कि उनका क्या एक्शन होने वाला है। वही एकमात्र मोशन है या एड्रेस है जिसके बहस की शुरुआत सरकारी पार्टी करती है। वही एकमात्र है इस पार्लियामेंट में, वही एक समय है जबकि सरकारी पार्टी के 2 स्पीकर लगातार बोलते हैं, एक उसको मूव करते हैं और एक उसको सेकेंड करते हैं, और इसका जवाब माननीय प्रधानमंत्री देते हैं। इसका बात करने में आप देश दुनिया जो भी बात करना है, पूरी दुनिया का बात आप करते रहिए। बजट पर दूसरा ऐसी विधा है जिसपे आप देश दुनिया जितनी बात कर सकते हैं उतनी बात करते रहिए। लेकिन इनमें जो 2 चीजें हैं, बिल जिसके बारे में इन्होंने कहा, फाइनेंस बिल के अलावा और भी गवर्नमेंट जो बिल लाती है, प्राइवेट मेंबर का जो हम बिल लाते हैं, रिजोल्यूशन जो हम लाते हैं, या 193 का जो डिस्कशन होता है, या शॉर्ट ड्यूरेशन डिस्कशन आप जो करते हो, वो सब स्पेसिफिक एरियाज में उसी पर आपको बोलना है। बिल पर बोलते हुए आपको डेविएट नहीं करता है। ये रूल जो है आपको रोकता है। वहाँ रूल 2 जगह नहीं रोकता है, प्रेसिडेंशियल एड्रेस में और बजट में। आप क्या बोल रहे हो, केवल आप गलत भाषा का प्रयोग मत करो, कोई ऐसे आदमी का नाम नहीं लो जो कि हाई अथॉरिटी पर बैठा हुआ है या बाहर बैठा हुआ है, लेकिन इसके अलावा अपनी जितनी बातें डिस्कस करनी करिए। बिल तो बिल क्या है, बिल आपको पढ़ कर जाना है कि इस क्लाउज में ये लिखा हुआ है, इसका क्या असर है। और एनके प्रेमचंद्रन ने उन्होंने 2 चीजें इसी तरह से निकाली। एक तो वो बिल में अमेंडमेंट देते, और दूसरा 72 1 और 2 कि हमारी कॉम्पिटेंस। अब ये भी एक नई बात शुरू हुई है, मैं आपको बताऊं, और चूंकि एनके प्रेमचंद्रन साहब को मौका नहीं मिला था, इसीलिए उन्होंने इन चीजों को चालू किया, ये कि 72 1 और 2 में जब हम अपोजिशन में थे तो हमने 72 1 2 का बहुत कम उपयोग किया, क्योंकि ये जो पार्लियामेंट है, हम बोलने को तो बोल लेते हैं, लेकिन देश में इसका मैसेज अच्छा नहीं जाता। मैसेज क्या जाता है कि कई एक लोग जो ताकतें जिस डेमोक्रेसी को कमजोर करना चाहती हैं, उनको लगता है कि इस पार्लियामेंट को ये अधिकार ही नहीं था, और अपने अधिकार से बाहर जाकर जो है इसने संशोधन करने के लिए या बिल लेकर आ गए। 72 1 में हम यहाँ बोल तो लेते हैं कि कॉम्पिटेंस नहीं है, कॉम्पिटेंस नहीं है, कॉम्पिटेंस नहीं है। भारत का संविधान सब चीज के लिए कॉम्पिटेंट हमको बनाया हुआ है, लेकिन बोलना है तो बिल को यदि आप पढ़ोगे तो स्पीकर के मन में ये आएगा कि ये आदमी सीरियस है। तो एनके प्रेमचंद्रन को अकेला आदमी होते हुए भी 5 मिनट 10 मिनट 15 मिनट बोलते हैं, ओवैसी साहब बोलते हैं, उसी तरह से जो अकेला आदमी है उसको भी मौका मिलेगा। तो ये पढ़ना बिल के एक एक क्लाउज, और जब आप बोलने के लिए खड़े होते हो तो उसी के बिल के क्लाउज पर बोलो। ज्यादा राजनीति क्या है कि पार्लियामेंट्री डिबेट और जो हम पब्लिक डिबेट करते हैं, मास में जाते हैं, दोनों में जमीन आसमान का फर्क है। हमसे आदमी अपेक्षा नहीं करता है कि हम सड़क छाप भाषण करते रहे पार्लियामेंट में हमसे लोग गंभीरता की अपेक्षा करते हैं, और जब गंभीर होंगे तो जितने अधिकारी हैं, चाहे लोकसभा सेक्रेटेरिएट के अधिकारी हैं, चाहे किसी डिपार्टमेंट में बैठे हुए अधिकारी हैं, उनको लगेगा कि ये एमपी सीरियस है, ये एमपी सीरियस है। और जब एमपी सीरियस है तो आप
जिसके लिए आए हैं काम करने के लिए, क्योंकि हम आए किसके लिए? यहाँ दो चीज़ें हैं जो मैंने समझा। मैं तो कॉरपोरेट से आया। मैं जब 2009 में यहाँ आया तो एक छोटे से गांव का लड़का जो है, यहाँ चूँकि राजेश बैठा हुआ है, मेरा मेयर रहा है, डिप्टी मेयर रहा भागलपुर का। मेरा गांव सुदूर है, भागलपुर शहर से भी 45 किलोमीटर दूर है। कल मैं अपने गांव के लिए एक रेल लाइन सेंक्शन करवा पाया हूँ। 2550 करोड़ का रेल लाइन वो मेरे गांव में जाएगा। मेरे घर से 100 मीटर की दूरी पर वो रेलवे स्टेशन बनेगा। कल ही कैबिनेट ने पास किया है। आप ये समझें कि मैं उस सुदूर गांव का आदमी हूँ। भाषा ऐसी नहीं है कि मैं बहुत अच्छी हिंदी बोलता हूँ, बहुत अच्छी अंग्रेजी बोलता हूँ। ऐसा भी चेहरा नहीं है कि मैं अमिताभ बच्चन या शाहरुख खान हूँ। मैं बिहार का होके झारखंड का 4 बार का सांसद हूँ। मैं कह रहा हूँ, स्टार है ना, फिल्म स्टार है। मैं केवल ये कह रहा हूँ कि ये जो इफेक्टिवनेस है आपको अपने कॉन्फिडेंस से आएगा कि आप जो जानते हो या जिस भाषा पर आपका कमांड है वही इंपॉर्टेंट है। ये देखना ही नहीं कि कौन अंग्रेजी बोलने वाला बहुत अच्छा बोल रहा है, कौन हिंदी बोलने वाला बहुत अच्छा। यदि आपको भोजपुरी पर कमांड है भोजपुरी बोलो, तमिल पर है तमिल बोलो, कोई भाषा नहीं रुकता। उर्दू पर कमांड है उर्दू पर बोलो। लेकिन अपनी बात कितनी गंभीरता से आप बोल सकते हो, तो सबसे पहले कॉन्फिडेंस होना चाहिए। कॉन्फिडेंस के बाद वहां जो लोग बैठे हैं उनका भाषण सुनने की कैपेसिटी होनी चाहिए। हम और आप बहुत कुछ नहीं समझ सकते हो, जान सकते हो, पूरा ज्ञान का भंडार कहां मिल सकता है। लेकिन जब पार्लियामेंट में आप बैठोगे तो सबकी बातें सुनना। जितने लोग चुनकर आए हैं सभी इंपॉर्टेंट है, सभी बड़े हैं। हमारा उनके साथ इंटरेक्शन नहीं हो रहा है। मान लीजिए कि कोई तमिल बोल रहा है, मुझे तमिल नहीं आती है, तो मुझे लगता है कि शायद उनकी नॉलेज कम होगी या ज़्यादा होगी। लेकिन यदि उनके साथ बैठोगे, उनकी भाषा सुनोगे, अपना लगाओगे ईयरफोन, तो आपको लगेगा कि वो आपसे ज़्यादा जानता है। तो सबकी बात सुनने के बाद देश के बारे में एक आउटलुक बनता है कि देश बनना कैसे। और मेरे जीवन में चूंकि ये कई एक चीजें हो चुकी हैं, इसलिए मैं बोल रहा हूं। लोकपाल का यहां विधेयक आया, त्रिपाठी साहब, तो मुझे लगता था कि लोकपाल पर तो मुझे बोलना चाहिए। और एक ऐसे आदमी को भारतीय जनता पार्टी ने खड़ा कर दिया कि जिसने कभी 4 साल में मुंह ही नहीं खोला। तो मुझे लगा कि ये आदमी तो आता है, कागज लेता है, चला जाता है, ये क्या बोलेगा, ये तो पार्टी का बहुत खराब डिसीजन है। और मुझे वो कर्नाटक के एमपी थे, 2013 का इलेक्शन था, तो मुझे लगा कि कर्नाटक का इलेक्शन है, तो इसीलिए खुश करने के लिए खड़ा कर दिया। मैं इसीलिए कह रहा हूं कि हम पार्लियामेंट में हैं तो एक दूसरे को जानने का प्रयास यदि करोगे तो बहुत अच्छा रहेगा। और जब उन्होंने बोला 45 मिनट, उनका नाम था चंद्रेगौड़ा, तो मुझे अपने आप पर ग्लानि हुई कि शायद मैंने अपने जीवन में जो कुछ भाषण बहुत अच्छे सुने, उसमें एक भाषण चंद्रेगौड़ा का भी था। और आप लोग भी उनका भाषण जरूर निकाल के पढ़िएगा। अब आप समझें, बाद में मैंने पता करने की कोशिश की तो पता चला कि वो चिकमगलूर के सांसद थे, जहाँ से इंदिरा जी सांसद रही, वहाँ लॉ मिनिस्टर रहे, वो वहाँ विधानसभा अध्यक्ष रहे। हम आप बगल के आदमी को पहचानने का कोशिश नहीं, यदि वो इंटरेक्ट नहीं कर रहा है तो हम आप इंटरेक्ट ही नहीं करते हो। हमको लगता है कि हम ही को ज़्यादा ज्ञान है। तो इसीलिए लोगों को सुनना, लोगों को समझना और सभी का आदर करना, चाहे वो पक्ष के सांसद हैं, विपक्ष के सांसद हैं, सबके साथ जो पार्लियामेंट के लोकसभा के अंदर जो बातें हुई वो बात वहीं खत्म हो। उसके बाहर की जो दुनिया है वो अलग है। और किसी व्यक्ति के ऊपर व्यक्तिगत आक्षेप नहीं करना। कोई भी जीत कर आया, इस पार्लियामेंट में जो आदमी जीत कर आ गया उसके बारे में कभी भी ओछी टिप्पणी नहीं करना। मजाक में सरकास्टिक आप जितना करना है कर लो, लेकिन व्यक्तिगत कि तुम चोर हो, तुमने चोरी कर लिया, तुम्हारा ये है, इससे क्या है कि हम डेमोक्रेसी को कमजोर कर रहे हैं। लोगों को लगेगा कि हमारा जो प्रतिनिधि 20 लाख के वोट से जीत कर आया है, 20 लाख का प्रतिनिधि है, वो उसकी इमेज कुछ नहीं है। उसको तो लोग चोर कर रहे हैं, उसको गुंडा कर रहे हैं, बदमाश कर रहे हैं। आप दूसरे से भी आप गुंडा बदमाश सुनना चाहते हो। मैंने अपने जीवन में
केवल एक सांसद के खिलाफ जो है कंप्लेन किया, क्योंकि और उस कंप्लेन के पीछे रीजन ये था कि मैंने उनको बहुत समझाने का प्रयास किया, और मैंने ही नहीं, इस पार्लियामेंट में मनीष तिवारी से लेके सभी लोगों ने, क्योंकि हम यहाँ बैठे हुए हैं तो सभी की क्लैरिटी हो जानी चाहिए, और मैंने उनको रिक्वेस्ट किया कि मैं सांसद हूँ, गलती मेरे में होगी, मेरी वाइफ, मेरे बच्चे, मेरे माँ पिताजी, उन्होंने क्या बिगाड़ा, तो आप उनके ऊपर जो है क्यों कमेंट कर रहे हैं। लेकिन एक होता है जब हम आते हैं, पावर एक ऐसी चीज़ होती है जिसमें लगता है कि हम ही सबसे, जैसे मैंने कहा ना कि मुझे ही आभास था 2013 के पहले कि चंद्रेगौड़ा साहब जो है वो कुछ नहीं बोल पाएंगे, पता चला कि वो हमसे ज़्यादा बड़े विद्वान हैं, उनके सामने मैं कुछ नहीं हूँ। तो कभी भी किसी सांसद के खिलाफ व्यक्तिगत टिप्पणी नहीं करना, चेयर के खिलाफ भी नहीं करना और नहीं करना, और उसके लिए दो तीन चीजें हैं। जैसे एथिक्स कमेटी है, वो सांसद के आचरण पर है कि हम आप क्या बिहेव करेंगे। मीना साहब, आपके लिए, आप डीजीपी रहे हो, सुनो आप इसको आराम से। पहले एथिक्स कमेटी एडॉक कमेटी थी, और एथिक्स कमेटी के चेयरमैन लालकृष्ण आडवाणी थे, और आडवाणी जी ने पास कर दिया कि किसी भी एमपी के खिलाफ कोई भी आदमी कंप्लेन कर सकता है। किसी भी व्यक्ति को, जैसे हम यहां से निकले बाहर और कोई भी आदमी है, उसको लगा कि ये एमपी का चाल ढाल खराब है, इस एमपी का कपड़ा खराब है, ये आदमी सिगरेट पी रहा है, ये आदमी गाली दे रहा है, कुछ भी कंप्लेन कर देगा, आपके ऊपर जो है इंक्वायरी स्टार्ट हो जाएगी। और पूरी पार्टी, सुमित्रा महाजन जी स्पीकर थी और वेंकैया नायडू जी पार्लियामेंट्री अफेयर्स मिनिस्टर थे, वो सभी आमादा हो गए कि आडवाणी जी ने अब इसको पास कर दिया तो मना कौन करेगा। तो यहां 2-3 कमेटी है, जैसे रूल्स कमेटी है, रूल्स कमेटी के चेयरमैन अध्यक्ष होते हैं। जैसे इस रूल्स में अभी चेंजेज किए हैं उन्होंने, पहले क्या था कि हम लोग 10 स्टार क्वेश्चन डाल सकते थे, अब 5 स्टार क्वेश्चन डाल रहे हैं। पहले हम लोग 4 प्राइवेट मेंबर बिल एक सेशन में डाल सकते थे, अब 3 डाल रहे हैं। तो ये रूल तय करता है। तो रूल कमेटी है, एक बिजनेस एडवाइजरी कमेटी है जो टाइम अलॉट करता है, जैसे 193 में डिस्कशन होगा कि नहीं, कॉलिंग अटेंशन होगा कि नहीं, ये सब बिजनेस एडवाइजरी कमेटी उसका टाइम तय करती है। तो रूल कमेटी में सुमित्रा महाजन थी, मैंने अपोज किया कि ऐसा कैसे होगा, मैं रूल कमेटी का सदस्य था। तो सब कमेटी बनाई स्पीकर साहिबा ने, क्योंकि बिल्ली के गले में घंटी कौन बांधा, तो मैं चेयरमैन बना, सौगत राय साहब उसके मेंबर हुए, और इस बार वो चुनाव नहीं लड़े, रमेश कौशिक जी सोनीपत के सांसद थे, ये दोनों मेंबर हुए। हमने पूरे दुनिया का पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी देखा कि अमेरिका में क्या हो रहा है, ब्रिटेन में क्या हो रहा है, और उसके लिए सेक्रेटेरिएट जो है वो फैसिलिटेट करता है आपको। और हमने रिपोर्ट दी अपनी, और हमने कहा कि एमपी के खिलाफ कंप्लेन हो सकता है, यदि दूसरा एमपी चाहे तो कोई कंप्लेन है वो आप किसी एमपी को दीजिए, और वो एमपी को यदि लगता है कि नहीं ये एमपी ने बहुत गलत काम किया है, तो आप उस एमपी, जैसे कि अभी हुआ महुआ जी वाले केस में, तो वो एक राइडर हो गया, क्योंकि मुझे भरोसा था एक एमपी शायद दूसरे एमपी का शिकायत नहीं करेगा। वो रूल मैंने ही तोड़ा, जो भी किया हमने। और जब मैं एथिक्स कमेटी में गया तो मैंने ये बातें कही राजीव जी कि मैं इस पर खुशी मनाऊं कि गम मनाऊं, कि ये रूल मैंने ही बनाया, और मैं पहुंचा। लेकिन क्या है कि इससे एक राइडर हो गया, एमपी का बचाव हो गया। तो इसीलिए अपनी बातें फर्मनेस के साथ कहना। और जब ये रिपोर्ट में दिया, बीच में मैं रोक दिया आपको, तो पूरी पार्टी परेशान हो गई मेरी। पीएम साहब का फोन आया, कहा आडवाणी जी नाराज हो जाएंगे, तुमने क्या किया। वेंकैया नायडू ने मुझे कहा कि मेरे से पूछने के पहले तुमने ये रिपोर्ट सबमिट क्यों कर दिया स्पीकर को, मैं बात करता। तो मैं गया,
मैंने कहा कि सर ऐसा है कि मैंने आडवाणी जी से पूछकर जो है ये रिपोर्ट जमा किया है। आडवाणी जी मान गए? हाँ मान गए। कैसे माने? वो तो कहते थे मैं मानूंगा नहीं। मैंने कहा वो माने इस तरह से कि मैंने कहा कि सर आज आप एक बड़े नेता जो है एथिक्स कमेटी को हेड कर रहे हैं और आपको पता है कि किस एमपी के बारे में कौन सी चीज़ें जो है हम जांच में दें और नहीं दें, तो आप हमेशा न्याय करेंगे, चाहे वो अपोजिशन का एमपी होगा या अपोजिशन पार्टी का एमपी होगा, हमेशा न्याय करेंगे। लेकिन किसी दिन मान लीजिए कि हमारे जैसे लोग बैठ गए जो विंडिक्टिव हो जाएगा, तो आपने तो एक ऐसा टूल दे दिया जिसमें कि एमपी का जीना ही बेकार हो जाएगा। एयरपोर्ट पर यदि उसका ट्रॉली उठाते हुए कोई जा रहा है वो भी कंप्लेन हो जाएगा। और आडवाणी जी मान गए। तो ये एक बड़ा सवाल है कि हमको फर्मनेस के साथ बात करना, लोगों को समझाना और ऐसा कोई काम नहीं करना जिससे कि लगे कि हम ही हमेशा जीवन में रहेंगे। दूसरा एक बड़ा टूल है, क्योंकि एक दूसरा सेशन भी है कि इफेक्टिव पार्लियामेंटेरियन कैसे बने। आपको जैसे मौका नहीं मिलता है, सारे जो निर्दलीय एक एक पार्टी के सांसद हैं उनको ये लगता है कि हमको मौका नहीं मिलता है। आप लोग किसी न किसी स्टैंडिंग कमेटी के और किसी न किसी कंसल्टेटिव कमेटी के मेंबर होइएगा। और इस पार्लियामेंट का सबसे बड़ा काम स्टैंडिंग कमेटी, सबसे बड़ा काम, और स्टैंडिंग कमेटी नॉन पार्टीजन है। स्टैंडिंग कमेटी में बहुत कम ऐसे रिपोर्ट हैं जो कि किसी लड़ाई झगड़े में जो है पास किए हमने। लगभग 98-99% स्टैंडिंग कमेटी की रिपोर्ट सारी पॉलिटिकल पार्टी की सहमति से ही जाती है, मतलब अभी तक का यही है। और वहां खुलकर डिस्कशन होता है। इवन सरकारी पार्टी के जो लोग, जैसे त्रिपाठी साहब ने कहा कि कट मोशन सरकारी पार्टी के लोग नहीं डालते हैं, एडजर्नमेंट मोशन सरकारी पार्टी के नहीं डालते, नहीं गए, वो डाल ही नहीं सकते। स्टैंडिंग कमेटी में सरकारी पार्टी के भी आदमी आपको अपोजिशन की ही मुद्रा में प्राय नजर आएंगे। वो अधिकारियों से सरकार के इशूज के बारे में अपनी भावनाएं शेयर, क्योंकि उसकी रिकॉर्डिंग नहीं होती, और जब रिकॉर्डिंग नहीं होती है तो बाहर कोई चीज लीक होने का जो है कोई सवाल नहीं होता है। तो इससे क्या होता है कि आप इफेक्टिव होते हैं। तो स्टैंडिंग कमेटी में जाना, स्टैंडिंग कमेटी में जो विषय हैं उसकी तैयारी करके जाना, जैसे पार्लियामेंट में आप तैयारी करके जाते हैं। और इसमें हेगड़े साहब तो यहाँ बैठे हैं, वो खुद ही अध्यक्ष रहे हैं कर्नाटक विधानसभा के, संजोग ये है कि वो यहाँ बैठे हुए। तो आप समझें कि वो सबसे बड़ा टूल है आपके पास इफेक्टिव पार्लियामेंटेरियन बनने का, अपने क्षेत्र का काम कराने का और इस दिशा, देश के दशा और दिशा को बदलने का। तो स्टैंडिंग कमेटी में आपको जाना चाहिए। सारंगी साहब भी बैठे हुए, तो मंत्री ही रहे, मैंने देखा नहीं आपको। तो आप ये समझें कि उससे स्टैंडिंग कमेटी दो काम करती है। एक तो बजट, अभी हम लोगों ने जो बजट किया, बजट तो पास हो गया, उसको रूल को रिलैक्स किया स्पीकर साहब ने। आपने देखा होगा कि उन्होंने कहा कि हम स्टैंडिंग कमेटी वाला रूल रिलैक्स करते हैं। नहीं तो होता क्या है कि जब आप बजट पेश होता है तो बजट पेश होने के बाद जनरल डिस्कशन होता है, उसके बाद बीच का 15-20 दिन का अपने को समय मिलता है, और वो सारे बजट जो है, जो डिपार्टमेंटल रिलेटेड स्टैंडिंग कमेटी है उसमें चली जाती है, और हम उसमें बजट डिस्कस करते हैं, खूब थ्रेडबेयर डिस्कस करते हैं। वो फिर जमा होती है और उसके बाद फिर हम बजट पास करते हैं। दूसरा क्या होता है कि स्टैंडिंग कमेटी अपने साल भर का एजेंडा तय करती है कि हमको किस किस प्रमुख विषय पर बात करना, और उसमें सारे लोग विटनेस के तौर पर आते हैं। तो आपको स्टैंडिंग कमेटी के मीटिंग में भाग लेना, उसके ऊपर चर्चा करना, उसमें क्वेश्चन पूछना और फिर रिपोर्ट बनाना, ये काम यदि करेंगे तो आप इफेक्टिव बहुत होंगे। दूसरा कंसल्टेटिव कमेटी है। पहले तो बैठक होती थी, अभी कई एक मंत्रालय बैठक नहीं कर रहा है, उसके बारे में भी त्रिपाठी साहब स्पीकर साहब से बात करिएगा कि 3 महीने में यदि कंसल्टेटिव कमेटी की मीटिंग होनी है, आप बात कर लीजिए
कि 3 महीने में यदि करना है, क्योंकि एकमात्र आदमी जो 3 महीने में मीटिंग कर रहे हैं उनका नाम अमित शाह जी है। वो प्रत्येक 3 महीने में कंसल्टेटिव कमेटी की मीटिंग करते ही करते हैं। तो कंसल्टेटिव कमेटी में मंत्री लोग कम करें, इसलिए मैं कह रहा हूं कि मंत्रियों के ऊपर दबाव डालने के लिए 3 महीने में कंसल्टेटिव कमेटी की मीटिंग होनी है। और कंसल्टेटिव कमेटी आपको एजेंडा देती है कि हम क्या करें अपने मंत्रालय में, आपको विषय देती है और उस विषय के बारे में तैयारी करके जाना, मंत्री को बताना कि इसमें ये चीज़ अच्छा है, ये चीज़ ये है, तो भी एक दूसरा कंट्रीब्यूशन जो है, और उसमें सारे अधिकारी जो है वो उनकी बातें करते हैं। तो दूसरी विधा वो है। तो ये सब चीज़ें यदि हम लोग कर पाएंगे, और उसमें सबसे जो इंपॉर्टेंट है कि पार्लियामेंट में बैठना, जो मैंने कहा कि सबको सुनना, पार्लियामेंट में बैठना, यदि ये कर पाएंगे तो निश्चित तौर पर एक इफेक्टिव पार्लियामेंटेरियन हो पाएंगे। और यदि इफेक्टिव पार्लियामेंटेरियन हो जाएंगे तो क्षेत्र में आप कभी चुनाव नहीं आ रहे, क्योंकि आपसे अपेक्षा यही करता है जनता। मैंने कई एक लोगों को देखा है जो पार्लियामेंट छोड़ के छठी में, शादी में, विवाह में, जनेऊ में जाते रहते। वो काम है, पार्लियामेंट के बाद काम है, वो पार्लियामेंट छोड़कर भी जाते रहते। और उसमें कई एक लोगों को मैंने दोबारा लौटते हुए नहीं देखा। तो बैठना, सुनना, बीच में बैठे बैठे टोकना नहीं, और यदि टोकना तो उसके लिए 3 किताब है। यहां चिल्ला करके आप किसी वक्ता को नहीं रोक सकते। 3 किताब है। एक भारत का संविधान है, दूसरा ये रूल बुक है, और तीसरा ये डायरेक्शन ऑफ स्पीकर। ये 3 चीज को मैं ये नहीं कहता कि रट लीजिए, 3 चीजों के बारे में मोटी मोटी जानकारी, ये अभ्यास होना चाहिए। अभ्यास नहीं होगा, जैसे अभी आपने देखा, 2 उदाहरण मैं दूंगा। एनके प्रेमचंद्रन साहब का अमेंडमेंट था फाइनेंस बिल पर। अब वो कैसे लिस्ट हुआ, उसमें सेक्रेटेरिएट की भी गलती है, लेकिन मामला फंसा। मतलब हम इस पे जाते हैं कि मामला फंसा। अब आप समझिए कि मामला ऐसा फंसा कि देश में क्या मैसेज गया कि अमेंडमेंट पर जो है देश चर्चा नहीं करना चाहता है, सरकार चर्चा नहीं करना चाहती। लेकिन कॉन्स्टिट्यूशन क्या कहता है? कॉन्स्टिट्यूशन ये कहता था कि जीएसटी के किसी भी घट और बढ़ को, टैक्स को, इस पार्लियामेंट को अधिकार ही नहीं है कि वो उसके ऊपर जो है कोई डिसीजन ले पाए। ये पार्लियामेंट में, मतलब आप समझिए कि 274 और 269 जो भारत का संविधान है, जीएसटी एक्ट जब हमने पास किया, जीएसटी एक्ट पास करने के बाद हमने एक काम तो बहुत बड़ा कर दिया। हेगड़े साहब, मुझे बड़ा आश्चर्य हुआ जब जीएसटी एक्ट पास हो रहा था कि हमने स्टेट के चीफ मिनिस्टर को एक प्यून बना दिया। इसके ऊपर भारत के संविधान पर बहुत चर्चा हुई थी। टैक्स के ऊपर जब चर्चा हुई, और सबको पढ़ना चाहिए, मैं आप सबों से आग्रह करूंगा कि कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के उस डिबेट को पढ़िए कि राज्यों को कौन से अधिकार होंगे टैक्स पर और केंद्र को क्या अधिकार होगा। और उसको हमने बाईपास करके सभी मिल गए इस पे, पक्ष विपक्ष अपोजिशन सबको लगा कि जीएसटी यदि लागू हो जाएगा तो 2% 3% जीडीपी जो है ऑटोमेटिक बढ़ जाएगा। जो भी हो, हमने भारत के संविधान में उसको इंक्लूड कर दिया कि अब टैक्स की सारी चीजें जीएसटी काउंसिल तय करेगी। जीएसटी के जो भी विषय हैं, और जीएसटी काउंसिल जो फैसला करके लाएगी वही भारत सरकार बजट में लेकर आएगी। तो ना भारत सरकार के वित्त मंत्री के ऊपर कोई अधिकार है, ना स्टेट के ऊपर कोई अधिकार है। लेकिन फंस गया। तो जब तक कि आपको, यदि मुझे मान लीजिए कि भारत का संविधान नहीं पता होता, या मुझे लगता कि इसके आधार पर नहीं चर्चा कर रहे हैं, तो क्या हो जाता? अब इन लोगों ने क्वेश्चन उठाया वक्फ वाला, आप लोग सबों ने क्वेश्चन उठाया वक्फ वाला। एक मुसलमान एक्ट जो है वो रिपील हो रहा था, अब उस पर जो है क्वेश्चन आ गया कि इस पर वोटिंग करनी। अब इस रूल में लिखा हुआ है कि 2 आइडेंटिकल बिल जो है वो एक साथ
मतलब एक बिल ऑलरेडी मौजूद है और दूसरा आपने इंट्रोड्यूस कर दिया या अमेंड कर दिया, वो हो ही नहीं सकता। लेकिन आप देखिए कि वहां भी उस दिन कंफ्यूजन चला। तो आप इफेक्टिव तब होंगे जबकि इस 3 किताब के बारे में आपको मोटा मोटा एक आइडिया होगा। याद करना कोई याद नहीं कर सकता, कोई कालिदास नहीं है, याद नहीं कर सकता, लेकिन मोटा मोटा एक आइडिया कि ये काम शायद इसमें होगा, ये काम यदि ये होगा, तो आप रूल बुक के आधार पर, कॉन्स्टिट्यूशन के आधार पर, पॉइंट ऑफ ऑर्डर के आधार पर आप किसी भी दूसरे पार्टी के वक्ता को रोकने का जो आपको अधिकार, और जब आप रोकेंगे तो आप ये नहीं माने जाएंगे चिल्लाता है, ऐसे फालतू चिल्लाता है, क्यों रोक दिया, काहे रोक दिया। चिल्ला करके आप अपना गला खराब कर सकते हैं, चिल्ला करके आप स्पीकर को, जो वक्ता है, उसको नहीं रोक सकते, क्योंकि स्पीकर ने उसको बोलने की इजाज़त दी है, और स्पीकर ने जिसको बोलने की इजाज़त दी है उसी का रिकॉर्ड पर जा रहा है। तो इसीलिए उस विधा को भी समझना, तो वो एक इफेक्टिवनेस होगा। तो मुझे लगता है कि आज इतना ही काफ़ी है। इसके अलावा यदि आप लोगों के कोई प्रश्न है तो। प्रिविलेज मोशन क्या है? हाँ, प्रिविलेज, प्रोटोकॉल और एथिक्स। मैंने एथिक्स वाला समझा दिया आप लोगों को। एथिक्स वाला ये है कि किसी भी विषय में यदि आपको लगता है कि गड़बड़ हुई है तो उस कंप्लेन को एक एमपी एथिक्स पैनल में डालता है, वो एक अलग है। अब प्रिविलेज और प्रोटोकॉल 2 कमेटी, अभी प्रोटोकॉल कमेटी अभी बनी, 2014 में बनाया ना सुमित्रा महाजन, लेकिन वो रूल बुक का पार्ट नहीं है, पीछे रखा, रूल बुक का पार्ट नहीं, पीछे अलग से दे, अलग है ना वो रूल बुक का। 2 चीजें हुआ। क्या होता है कि कई एक बार इस पार्लियामेंट में होने लगा कि मेरा नाम नेम प्लेट में नहीं दिया जी, मुझे नहीं बुलाया, मैं गया तो अफसर खड़े नहीं हुए। तो स्पीकर साहब ने एक बड़ा अच्छा डिसीजन लिया कि इसको 2 तरह से करते हैं। एक कमेटी उन्होंने बना दी प्रोटोकॉल की, कि कहां मेंबर ऑफ पार्लियामेंट का कहां प्रोटोकॉल होना चाहिए था और कहां आपको प्रोटोकॉल नहीं मिला। तो एक प्रोटोकॉल है, और जिसने नहीं किया आप उस पर कंप्लेन करिएगा। और कंप्लेन भी ऐसा नहीं कि हम सीधा प्रोटोकॉल या प्रिविलेज कमेटी को कर सकते हैं। मैंने जैसे कहा ना, यहां सब कुछ के हेडमास्टर केवल और केवल स्पीकर साहब हैं। स्पीकर साहब को आप चिट्ठी लिखते हैं, स्पीकर साहब तय करेंगे कि वो जाएगा नहीं जाएगा, हाँ जाएगा, कब जाएगा। आप उनको ये भी नहीं कर सकते मेरा, आप उनको रिक्वेस्ट कर सकते हैं। तो वो प्रोटोकॉल का विषय है। दूसरा है प्रिविलेज का। प्रिविलेज जो है एक ऐसा टूल है जो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट को काम करने के लिए स्वतंत्रता देता है। 2 प्रिविलेज है हमारा। एक संविधान का आर्टिकल 105 है जो हमको पार्लियामेंट में फ्री एंड फेयर, बिना किसी डर के बोलने की इजाजत है। यही 105 यही कहता है ना, 105 कहता है ये 105 से जो है, ये कॉन्स्टिट्यूशन का आर्टिकल 105 से हम ये है कि फ्री एंड फेयर, आपको जो बोलना है बोलिए। जिसमें त्रिपाठी साहब और उन्होंने आपको समझाया कि वही बोलना, जैसे स्टेट के सब्जेक्ट, स्टेट के बारे में नहीं चर्चा करना। और इसके बारे में इसी तरह के एक सम्मेलन में 2005 में पढ़ रहा था मैं एक दिन, सोमनाथ चटर्जी साहब का बहुत अच्छा भाषण है। आप उसी तरह के नए सांसदों को संबोधित करने के लिए स्पीकर साहब आए थे 2005 में। उन्होंने एक बड़ा अच्छा उदाहरण दिया कि मैं जब स्पीकर बना तो मेरे सामने सबसे पहला क्वेश्चन आ गया, और उसमें सरकारी पार्टी कांग्रेस ने बहुत हंगामा किया, और वो प्रिविलेज था और या क्वेश्चन था या चर्चा करना चाहते थे गुजरात के तत्कालीन गृह मंत्री के ऊपर। उनका भाषण है, मतलब मैं कोई नई बात नहीं कर रहा हूं, अमित शाह जी के ऊपर, कि उन्होंने इस तरह की बातें कही जो अनकॉन्स्टिट्यूशनल है, संविधान के खिलाफ है, और उनको जो है बुलाया। तो उन्होंने कहा कि हमने यहाँ उठने नहीं दिया इस विषय को,
और हमने विधानसभा अध्यक्ष से गुजरात से जो है पूरी रिपोर्ट मांगी कि क्या हुआ फाइनल, और वहाँ से रिपोर्ट आने के बाद मैं संतुष्ट हो गया कि जो बातें अखबार में आई या जो बातें छापी गई वो एकदम निहायत ही गलत थी। उन्होंने डेमोक्रेसी के ऊपर, उन्होंने पार्लियामेंट के ऊपर, उन्होंने संविधान के ऊपर किसी प्रकार की कोई चर्चा नहीं की। तो मैं आपको ये बता रहा हूँ कि मैंने जो आपको कहा ना कि पक्ष हो या विपक्ष हो, स्पीकर का जो कुर्सी है वो बहुत ही न्यूट्रल है। तो अपने को प्रयास करना कि स्टेट के मुद्दे को जो है नहीं उठाना। दूसरा, यदि बहुत जरूरी नहीं हो तो दूसरे देश के संविधान में क्या हो रहा है या दूसरे देश में क्या हो रहा है उसके बारे में भी नहीं उठा। तीसरा, रक्षा के मामले में एकदम बात नहीं करनी, उस तरह के प्रश्न भी नहीं पूछने। प्रश्न पूछने के समय भी हम लोगों को इन चीजों का ख्याल रखना चाहिए कि राफेल में क्या क्या हमने फिट किया है। राफेल का दाम यदि बढ़ गया 750 करोड़ से यदि 1000 करोड़ हो गया तो उसमें जो अलग से हमने बंद किया है, इससे क्या है कि यदि आपको जानकारी हो जाएगी या मान लीजिए भारत सरकार आपको जानकारी दे देगी तो वो तो पब्लिक डोमेन का चीज हो जाएगा ना। मगर रक्षा सिर्फ राफेल नहीं है ना, मतलब चाइना का जो इशू है, जैसे चाइना के जो इशू पब्लिक डोमेन में है उस पर तो सवाल हो सकता है। हाँ, मतलब जमीन कहाँ है, जगह कहाँ है, सैनिक कहाँ है, वो सब आप पूछते रहिए। लेकिन हमारी तैयारी क्या है, हमने बॉर्डर पर कितने सैनिक खड़े कर रखे हैं वो तो आप नहीं कर सकते ना। यदि जैसे डीआरडीओ के लैब है, अब डीआरडीओ ने कहाँ लैब रखा है तो आप उसको नहीं पूछ सकते ना। आप यदि पूछेंगे तो आप अपने जो सीक्रेट इंफॉर्मेशन है वो दूसरे देश के सामने जा दे देंगे। आप जब अभी समझा रहे थे तो आप स्टैंडिंग कमेटी के लिए कह रहे थे और एक और कमेटी के लिए कह, कंसल्टेटिव कमेटी के लिए, कंसल्टेटिव कमेटी के लिए आप उसमें कह रहे थे कि उसमें जाके सवाल, तो स्टैंडिंग कमेटी में मेंबर से जा सकते हैं या उसके जो मेंबर है वही जा सकते हैं? जो जिस स्टैंडिंग सब प्रत्येक सदस्य यहाँ जितने बैठे हुए हैं, स्टैंडिंग कमेटी कम से कम एक स्टैंडिंग कमेटी के मेंबर होंगे और एक कंसल्टेटिव कमेटी के मेंबर होंगे। इसका कार्यकाल कितना होता है? 1 साल का। 1 साल नहीं तो एक साल वो बढ़ते रहता है। किसी दूसरी कमेटी में की मीटिंग्स में नहीं अलाउ नहीं है। किसी दूसरी कमेटी के मीटिंग में आप तब जा सकते हैं जबकि स्पीकर से पूछकर उस कमेटी का चेयरमैन आपको विशेष आमंत्रित सदस्य के तौर पर और विशेष स्पेशल इनवाइटी जो मेंबर होते हैं वो जनरली इसके साथ एमपी के साथ नहीं बैठते हैं, उनको थोड़ा सा अलग बैठाया जाता है और उनको प्रश्न पूछने की भी इजाजत नहीं के बराबर होती है। लेकिन ठीक है, चेयरमैन चूंकि वो स्पीकर के ही अधिकार में रहते हैं। कंसल्टेटिव कमेटी, स्टैंडिंग कमेटी में केवल कंक्लूड करूंगा मैं, केवल एक और क्वेश्चन है, एक और जानकारी दे दूं मैं। स्टैंडिंग कमेटी में सभी को एक वोट देने का अधिकार है। इवन पार्लियामेंट में मान लीजिए कि फाइनेंस बिल पर या किसी बिल पे यदि वोटिंग हो जाए तो इवन स्पीकर भी वहां एक ही वोट दे सकते हैं। लेकिन स्टैंडिंग कमेटी के चेयरमैन को 2 वोट देने का अधिकार है। एक वो मेंबर के नाते, स्टैंडिंग कमेटी चेयरमैन, स्टैंडिंग कमेटी का यदि टाई हो गया, मान लीजिए मेंबर के नाते उसने वोट दिया और टाई हो गया तो वो अपना एक वोट डाल सकता है, तो उसको 2 वोट देने का अधिकार, केवल एक स्टैंडिंग कमेटी। अच्छा, जय जगन्नाथ। अनीता शुभदर्शनी पटनायक, उड़ीसा। इसीलिए नाम बोल रही हूँ कि अभी अभी टास्क आया है कि एक दूसरे को जानना है। तो सबसे पहले तो अगली बार जो भी हम लोग नए आए हैं, पक्का अगले दिन में हम निशिकांत दुबे बनना चाहेंगे। एवरीबडी विल एग्री टू मी। तो यस्टरडे ऑनरेबल स्पीकर ओम बिरला जी का एक सेशन हुआ था, तो वी हैड बिन, मैंने उनसे रिक्वेस्ट भी किया था कम से कम 0 आवर थोड़ा बढ़ा दीजिए, नियम तो आपके हाथ में है, थोड़ा हम लोगों को भी अगले सेशन में बोलने का मौका मिल जाएगा। निशिकांत भाई, एक सवाल है, जैसे ठीक है ट्रेजरी बेंच के सांसद हैं हम लोग, तो हमें बोलने का कुछ रेस्ट्रिक्शंस है हमारे यहाँ, ये नहीं कह सकते, वो नहीं कह सकते, 1-2 जगह है। लेकिन कॉन्स्टिट्यूंसी में हम लोग एमपी ही हैं, लोगों की अपेक्षा तो यही रहती है आप वहाँ गए हो, हमारा ये काम करो, वो काम करो। तो मंत्रालय से जब भी सवाल करना होता है किसी भी काम को लेकर, तो वी हैव टू बी लिटिल केयरफुल। आप समझते हो मैं क्या बोलना चाहती हूँ। तो क्या उस टाइम अगर द मिनिस्टर इज़ इन ए डिफरेंट शेप कि ये क्यों नहीं किया अब तक, हो जाना चाहिए,
तो कैन वी गो इन दैट वे इनसाइड द हाउस? देखिए क्या है, जब आपको कुछ अधिकार मिलता है तो कुछ कर्तव्य है जी। आपकी पार्टी को शासन करने के लिए जनता ने चुना है या आपकी पार्टी की सरकार है, इसको इस ढंग से समझिए। तो आपको अलग ढंग से बिहेव करना होगा। आपके जो सवाल हैं जिसका कि उत्तर यहाँ नहीं मिल सकता या उस तरह के प्रश्न आप नहीं पूछ सकते, तो जैसे कहा गया ना कि आप मंत्री को चिट्ठी लिख सकते हैं, और मंत्री को और सचिव को यदि चिट्ठी लिखते हैं तो 1954 का जो रूल है, सिविल सर्विसेज रूल, जिसको बार बार रिइटरेट करते रहे हैं, लास्टली शायद 2022-23 में भी हुआ है, कि एक एमपी के चिट्ठी को काम क्यों नहीं हो सकता, वो मैक्सिमम 1 महीने के अंदर उसको जवाब देना ही देना है। ओके। और मंत्री भी इसके लिए बाध्य हैं और उस डिपार्टमेंट के सचिव भी उसके लिए बाध्य हैं। और मान लीजिए मंत्री चिट्ठी नहीं लिख रहे हैं, उसका जवाब नहीं दे रहे हैं, तो आप सचिव को लिखिए, सचिव आपको जवाब देगा, तो आपको उसका जवाब मिल जाएगा। दूसरा, एक और यहाँ कमेटी है बहुत इंपॉर्टेंट, उस कमेटी का नाम है कमेटी ऑफ पिटीशन। ओके। पिटीशन मतलब मैं आपको ये सब कमेटी बताऊं जिसको कि हम इनिशियली कोई बहुत अनसीरियस लेते हैं। तो कमेटी ऑफ पिटीशन में भी आपका कोई यदि लॉन्ग पेंडिंग डिमांड है और आपको लगता है कि हमको पार्लियामेंट के माध्यम से करना है, तो कमेटी ऑफ पिटीशन में भी जो है आप एप्लीकेशन डाल सकते हैं। उसमें एज ए विटनेस आप अपने केस को रिप्रेजेंट कर सकते हैं, हम ही लोग उसके सदस्य हैं, और उस वहाँ से भी आपको एक समाधान का रास्ता निकल सकता है। श्रीकांत जी, एक सवाल है मेरा जी। थैंक यू। आप उसको भेजिए, यहाँ स्पीकर साहब को लिखिए कि हमने ये चिट्ठी लिखी, और उसकी एक कॉपी आप कैबिनेट सेक्रेटरी को दीजिए कि जो नियम है सिविल सर्विसेज रूल, उसके हिसाब से 15 दिन के अंदर उसको हाँ या ना करना है। वो नहीं दे रहा है, उसके ऊपर कार्रवाई होगी, डीओपीटी कार्रवाई करेगी उसकी। इसी से जुड़ा हुआ एक और सवाल है निशिकांत जी, और मुझे लगता है बहुत सारे सांसदों का है। हाँ। जिले में बहुत सारी ऐसी कमेटियां होती है जिसकी बैठक होती है, उसमें सांसद को इनवाइट किया जाता है। मेरा ये व्यक्तिगत अनुभव रहा है कि जब हम 3 महीना, 2 महीना, 1 महीना या 15 दिन के ब्रेक पर हैं, तब तो कुछ नहीं होता है, और जो ही दिल्ली पहुंचते हैं चिट्ठी आ जाती है कि इस दिन बैठक है। तो इसकी शिकायत कहाँ किया जाए और इसका समाधान क्या है? हमने तो अपने यहाँ अगर डीएम को चिट्ठी भी लिख कर आया था कि जब सत्र की कार्रवाई चल रही हो उसमें बैठक बहुत आवश्यक ना हो तो न बुलाया जाए, लेकिन जो ही मैं यहाँ आया सब चिट्ठियाँ आ गई। उसमें केवल हमारा आपका अधिकार दिशा कमेटी के ऊपर ही है। दिशा के अलावा भी कई एक ऐसी कमेटियां हैं जिनके कि हम निगरानी के हेड हैं, ट्रैफिक के हेड नहीं भी हो, पार्टिसिपेट तो कर। जहां हम हेड हैं वहीं हम कर सकते हैं। यहाँ जहां भी आपकी अपोजिशन की सरकार होगी वहाँ इस तरह की समस्या सभी जगह है, उसमें हम बहुत कुछ कर पाने की स्थिति में नहीं। मतलब हमारा आपका अधिकार बहुत ज़्यादा, और यहाँ स्पीकर साहब भी बहुत कुछ नहीं। स्पीकर साहब तो जो पार्लियामेंट ने जो डिसीजन लिया है या भारत सरकार की जो कमेटियाँ हैं, यदि उसमें कोई कन्फ्यूजन हो रहा है तो प्रोटोकॉल या दिशा की बैठक बुलाया जाए तो दिशा कमेटी जो है 8-9 तारीख में कह रहे थे कि यहाँ से वो होंगी। वो जब नोटिफाई हो जाएगा तो आप जिसके चेयरमैन हैं, आप जिस दिन डेट तय करिएगा 3 महीने में मिनिमम उसकी मीटिंग होनी है। वो 8-9 तारीख में नोटिफाई के लिए कह रहे थे। हाँ, तो जब नोटिफाई हो जाएगा तो आप नहीं हुआ, आप जब हमारी जानकारी हो जाएगा इसके बाद मेरे कमलेश पासवान जी मुझे बता रहे थे कि नोटिफाई कर दिया है। तो सबको लेटर आ जाएगा, तो उसका डेट आपके हिसाब से तय होगा। आप बोलिएगा कि मैं इस दिन फ्री हूँ, उसी दिन तय होगा भैया। इसके अलावा मैं आपको बताऊं बिजली कमेटी का, आपको मैं बता दूं बिजली कमेटी के, ट्रैफिक कमेटी के, डीएमएफटी के, सबके निगरानी के जो है आप टेलीफोन के अलग से कमेटी के हेड है, तो उसका सबका मीटिंग बुलाते रहिए अलग अलग। भैया ये स्टैंडिंग कमेटी के बारे में मुझे एक जानकारी करनी है जी, कि क्या उसके लिए कोई रिस्ट्रिक्शन है? आपका कोई बिजनेस उससे टैली करता है? जैसे मैं शिक्षा के क्षेत्र का, मेरे स्कूल्स हैं, मुझसे कहा गया कि आप शिक्षा की कमेटी। सर, आई थिंक वी आर डिविएटिंग द टॉपिक। आई थिंक कमेटी का शाम कमेटी पर एक अलग से कमेटी पर अलग से है, वो बताएंगे आपको। मैंने तो केवल इफेक्टिव कैसे होंगे आप, मैंने ये बताया। नमस्कार भाई साहब, एक प्रश्न था मेरा। हाँ।
ये आपने कहा कि बुलेटिन पार्ट 1 पार्ट 2 होता है, तो पार्ट 1 और पार्ट 2 में क्या बेसिक डिफरेंस है? पार्ट 1 और पार्ट 2 में है कि एक में जो दिन भर की जो कार्रवाई हुई उसका पूरा विवरण है एक बुलेटिन में, और एक बुलेटिन में जो नोटिसेस हैं, जो फ्यूचर है, जो अनाउंसमेंट हैं, जैसा करना है एक बुलेटिन में वो है। पार्ट 1 और पार्ट 2 में वो फर्क है। ये एक छोटा सा क्वेश्चन मेरा है कि जैसे हम लोग फर्स्ट टाइमर हैं, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट जीत कर आए हैं, जितने भी मिनिस्टर्स हैं तो एक सबके प्रति पहले से भी सबको देखते हुए आए हैं, सबके प्रति एक रिगार्ड है ही। आप बोले कि क्वेश्चन आवर में कभी भी ऐसा क्वेश्चन पूछना कि मंत्री डिस्टर्ब हो जाए, मतलब उससे उसके मंत्रालय से रिलेटेड जो भी सवाल है। आप जनता के लिए आए हो कि आप मंत्री से संबंध बनाने के लिए? नहीं नहीं, वही मैं कहना चाह रहा हूँ भैया कि जैसे ही मेरा क्वेश्चन आवर में 6 नंबर या 7 नंबर में एक दो बार क्वेश्चन आ गया, मंत्री जी खोजते खोजते आ जाते हैं, कह रहे ये सवाल नहीं ये सवाल पूछना। तो उस जगह पर क्योंकि हम लोग रूलिंग में हैं, आप अपोजिशन स्पीकर को में कंप्लेन करो कि मंत्री मुझे जो है डिस्टर्ब कर रहा है। राज खोल दिया। मुझसे तो आज तक कोई मंत्री जो है बात करने के लिए नहीं आया। आपसे तो विपक्ष के लोग भी बात करने आते हैं, पक्ष का तो छोड़ ही दीजिए। नहीं, मैं जब पहली बार भी एमपी बना तो मुझे कभी किसी ने नहीं कहा कि मुझे क्या पूछना है। आपको, आप जनता, आप एक बात जान लो, आपको जनता ने चुनकर यहाँ भेजा है। यदि आप रिलेशन बनाओगे, रिश्तेदार, मैंने क्या कहा, उस लोकसभा के अंदर हमारी कोई रिश्तेदारी नहीं है। उस लोकसभा में एक चीज का केवल ध्यान रखना है, अमीरों के लिए उसकी एक पूरी कॉरपोरेट है, पूरे लोग हैं। अमीरों की आवाज के लिए उनके पास लोग हैं, उनके पास पैसा है। हमको जो वोट देते हैं वो आम लोग हैं, गरीब लोग हैं, उनकी आवाज मुझे बनना है। इस चीज के आधार पर हमारी लोकसभा के अंदर किसी के साथ कोई रिश्तेदारी नहीं है। लोकसभा से बाहर निकले सब रिश्तेदार हैं, ये भैया है, ये मंत्री हैं, ये बहुत अच्छा है। ये यदि करोगे डिसीजन तो इफेक्टिव पार्लियामेंटेरियन होगे। यही काम केवल 1 मिनट में मैं अब कंक्लूड करूंगा क्योंकि दूसरा सेशन होना है, कि जब महाभारत में अर्जुन पहुंचे और उन्होंने देखा कि जितने महारथी हैं, जितने लोग लड़ रहे हैं, सभी उनके चाचा हैं, मामा हैं, फूफा हैं, मौसा हैं, तो उन्होंने कहा कि मैं तीर कैसे चलाऊंगा। तो भगवान कृष्ण ने जो है बड़ा अच्छी बात कहा 18वें अध्याय में कि सर्वधर्मानि परित्यज्य मामेकं शरणं व्रज अहं त्वां सर्व पापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचः। कहा सब कुछ छोड़कर तुम मेरे में समाहित हो जाओ। हमारा काम है एमपी बनना, गरीबों के लिए काम करना। यदि इसमें समाहित हो जाओगे सबसे मुक्त हो जाओगे। नहीं तो चुनाव में जब जाओगे तो हमको आपको बचाने वाला कोई नहीं होगा कि हमने वहाँ रिश्तेदारी कर दी। हमारा काम है उसकी आवाज को उठाना, किसानों की आवाज में। पाटी सर, ये एसोसिएट जो होता है जीरो आर में, ये क्या होता है, बस शॉर्ट में बता दीजिए। शॉर्ट में सर, एसोसिएट कैसे करते हैं? एसोसिएशन, मान लीजिए मैं एक एमपी हूँ, मैं एक मुद्दा उठाया, आप उसको कैसे ट्रीट, वो तो समझ गया कि आपने मुद्दा उठाया, मुझे अच्छा लग गया तो मैं लिख के दे दूं आपका एसोसिएट, आई एसोसिएट लिख के दे देना है बस। उसका आप क्या रिस्पॉन्स करते हैं एज एन ऑफिस सेक्रेटरी, क्या करते हैं? जो जिसने उठाया है मुद्दा उसके साथ ही ये माना जाएगा कि आपने भी वो मुद्दा उठाया। वो आएगा मिनट्स में ऐड हो जाएगा जहां, और 10 लोगों ने दे दिया, सारे 10 के 10 उसमें ऐड हो जाएगा। 10 और आपका जब पार्लियामेंट में आएगा कि आपने जीरो आवर में कितने मुद्दे उठाए तो उसमें भी वो इंक्लूड हो जाएगा कि आपने वो उठाया। बस एक अंतिम बात मैं बताना चाहता हूँ। हाँ, क्वेश्चन जो सप्लीमेंट्री क्वेश्चंस होता है, जो फर्स्ट क्वेश्चन मान लीजिए उसमें मैक्सिमम 2 नाम आएंगे उसमें, और किसी किसी में 1 होगा, किसी किसी में 2। इस बार 3 था एक में, मेरे लिए न्यूज़ था वो, ये मैं आपसे पूछने वाला था। हो ही नहीं सकता सर, एक क्वेश्चन में इस बार 3 आदमी का नाम था, ये मेरे लिए न्यूज़ था, वो मैंने रखा हुआ है, मैं आपको दिखाने वाला हूँ कि ये कहाँ से आया। हाँ, पब्लिश हो गया था। नहीं, वो तो अलग था। 3 और वो ठीक है, धरसील माने वहाँ बैठा हुआ है, बहुत बढ़िया। क्या हुआ कि एक दिन मैंने देखा कि धरसील माने जी का नाम जो है एक जगह से कटा हुआ है, तो मैं गया मार्शल के पास, मैंने कहा कि ये नाम क्यों काटे हुए उसका। तब तक मैंने ये नहीं देखा था कि उसका ऑलरेडी एक क्वेश्चन है, एक क्वेश्चन उनका खुद का था और एक क्वेश्चन में उनका टैग करके था। अब बाद में वो रियलाइज हुआ सेक्रेटेरिएट को, तो उसका काट, क्योंकि 377 में आप वीक में एक ही मुद्दा उठा सकते, क्वेश्चन आवर में
एक सांसद एक ही क्वेश्चन उठा सकता है, मतलब यदि उसका स्टार में नाम है तो एक ही बार होगा। धैर्यशील माने का इस बार दो जगह नाम आ गया स्टार क्वेश्चन, वो ज्यादा ही किस्मत नहीं लेके हुआ चलता ना। है। तो बस ये तो आपने एक नई जानकारी दी, क्वेश्चन क्या वो बता पाएंगे। मैं बस इतना बताता हूँ, जो 2 नाम होते हैं किसी क्वेश्चन में, पहले वालों को 2 सप्लीमेंट्री पूछने का मौका मिलता है, दूसरे को 1 पूछने का मौका मिलता है। इसके अतिरिक्त स्पीकर साहब कुछ लोगों को और देते हैं, उसमें 1 क्वेश्चन है। कई बार क्या है 4-5 क्वेश्चन एक साथ मिला के पूछ लेते हैं या बहुत ज़्यादा लंबा कर देते हैं सप्लीमेंट्री, उससे क्या है समय जो है ज़्यादा लग जाता है और नंबर ऑफ क्वेश्चन जो कवर होते हैं 5-6 तक सीमित रह जाता है। स्पीकर साहब चाहते हैं, आप भी शायद चाहेंगे कि ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन कवर हो जाए, तो इसलिए क्रिस्प टू द पॉइंट पूछिएगा सप्लीमेंट्री। थैंक यू। बहुत बहुत छोटा ही दे तो अच्छा है, मंत्री भी पूरी भूमिका बांध के रिप्लाई देते हैं ना, तो फिर सब ठीक हो जाता है। स्पीकर साहब कई बार अर्ज करते हैं मंत्रियों को, रनिंग 1 आवर लेट, वो तो डांटते ही है। बहुत बहुत शुक्रिया आपका माननीय लोकसभा सदस्य श्री निशिकांत दुबे जी। आपने संसदीय प्रश्न और संसद सदस्यों द्वारा सभा में मामले उठाने के लिए प्रक्रिया और साधन, साथ ही एक प्रभावी सांसद कैसे बने, इन दोनों विषयों पर यहाँ जो नवनिर्वाचित सांसद हैं उनका मार्गदर्शन किया। बहुत बहुत शुक्रिया आपका। दुबे जी लंच टाइम तक रुक जाइए, किसी को पर्सनल क्वेश्चन पूछना है तो आपको साइड में जाके पूछ लेंगे, आप मत चले जाना। श्री पीसी त्रिपाठी, श्री जादूमणि बैसाख जी, श्री पार्थ गोस्वामी, श्री सोवन गांगुली जी, आप सभी का इन विषयों पर चर्चा के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।